गुड मॉर्निंग गाइस, हाउस माय फेवरेट पीपल डूइंग, या फिर आपका वाला फेवरेट इंटर रिपीट करे तो वेल हाउस माय जूनियर्स डूइंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग सुपर वेल एंड बिजी इन योर प्रिपरेशन ऑफ end semester exams. So here your savior is back with another amazing savior series called as one shot series. तो यार इसमें हम आपको यूनिट वाइज वन शॉट दे रहे होंगे, जिसमें हर एक यूनिट के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट आपको करवाए जा रहे होंगे। डोंट वरी अगर आपकी रिवीजन का टाइम चल रहा है या फिर आप अभी पढ़ना ही स्टार्ट करो, जिसमें बाकी सारे बच्चे मेरे जैसे होंगे जो भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे होंगे, बिकॉज अभी तक तो हम इवेंट्स में, हैकाथॉन्स में, मीटअप्स में जाने में बिजी थे और अभी भी टाइम मिला है पढ़ने का। तो लास्ट के 3 से 4 दिनों में, इवन दो अगर आप रात को बैठ के भी देख रहे हो ना, तब भी ये बेस्ट वन शॉट प्रूव हो सकती है आपके लिए। और राइट, तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज आपको हर एक कॉन्सेप्ट उसके साथ क्वेश्चंस एसोसिएटेड करवाए जा रहे होंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको करना क्या है, जस्ट लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, जो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नोट्स मिल रहे होंगे, आपको मेंटर्स मिल रहे होंगे, जिसने भी पढ़ाया है वो ट्विटर भी मिल रहा होगा। ऑल्सो एक बहुत अच्छी कम्युनिटी मिल रही होगी जिससे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो नोट्स हो गए, मेंटर से डाउट डिस्कशन हो गई, ट्विटर से आप पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट भी पूछ सकते हो कि यहाँ पे आप क्या बताना चाह रहे थे, अगर नहीं समझ में आया है। ऑल्सो आपके साथ में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब भी कनेक्टेड हैं। तो 20,000 प्लस की ऑडियंस व्हाट्सएप पे ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो व्हाई नॉट यू जॉइन द ग्रुप्स एंड क्लियर योर डाउट्स आराम से। नोट्स भी आपको वहीं पे मिल रहे होंगे। जितने भी टॉपिक्स इस वीडियो में कवर्ड हैं वो सारे मस्ट डू टॉपिक्स हैं। पूरा का पूरा सिलेबस नहीं करवाया जा रहा है यार, राइट, बिकॉज सिलेबस इज जस्ट सो खिचपिच। जो सिलेबस में लिखते हैं वो एग्जाम में आता नहीं है, जो एग्जाम में आता है वो इस सिलेबस में लिखते नहीं है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, वही यहाँ पे पढ़ाया हुआ मिलेगा जो कि आपके एग्जाम में आता है। उन सारे टॉपिक्स की कौन से टाइम स्टैम्प पे क्या टॉपिक पढ़ाया जा रहा है लिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी, तो आप पर्टिकुलरली उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके उस टॉपिक पे भी जंप ऑन कर सकते हैं। छोटा सा टारगेट रखा हुआ है 15,000 सब्सक्राइबर्स का। आई होप यू विल पीपल विल बी हेल्पिंग मी टू कंप्लीट दैट। तो सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दो, लाइक कर दो एंड अच्छे से कमेंट भी ड्रॉप करना यार। तुमसे 1 साल बड़ी ही हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ, तो बिल्कुल से ना प्यारी सी बहन की तरह लेते हुए अच्छी अच्छी चीज़ें बताना। कोई चीज़ अगर अच्छी नहीं लगती है तो आप इम्प्रूवमेंट भी बता सकते हो। वी विल श्योरली ट्राई टू गेट डन विद दोस थिंग्स ऑल्सो। मुझे पता है मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरी क्लास का टाइम है एंड अभी जस्ट ब्रेक में आकर के आपको चीज़ें बताई जा रही हैं। ऑल द बेस्ट गाइज, आराम से करिएगा, एक एक क्वेश्चन आराम से आपको करवाया गया है। ऑल्सो इस वन शॉट के बाद भी, ठीक है, ये वन शॉट कैसी बनती होगी, 1.5 से 2 घंटे, 2.5 घंटे की 1 यूनिट की वन शॉट बनती होगी। इफ यू वांट अ कंप्लीट वन शॉट ऑफ ऑल द 4 यूनिट्स इन कंसाइजली 4 to 5 आवर्स, तो आप नीचे ग्रुप का लिंक है उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन पिछले एंड सेमेस्टर का करवाया जा रहा होगा हाथ पे करके एट अ वेरी मिनिमम कॉस्ट। तो वो चीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंडेटरी नहीं है, ये वाली यूट्यूब की वन शॉट भी पूरी एसेसिबल है, कंप्लीटली फ्री है। बट हाँ, अगर प्रीमियम कंटेंट चाहिए तो आप उसे भी ले सकते हो। एक 4 से 5 घंटे की वन शॉट को अगर आप 2 से 3 बार देख लेते हो तो कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो जाएंगे और एग्जाम में बढ़िया से मार्क्स आ जाएंगे। तो सारे के सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गो थ्रू ऑल द थिंग्स एंड अच्छे से करके आइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ओप्स यूनिट 3, और इसे स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे अपने कुछ कंसेप्ट्स को ब्रश अप, क्योंकि हमारा सबसे पहला टॉपिक है मल्टी थ्रेडिंग का। सो मल्टी थ्रेडिंग में भी अभी हमें थोड़े से कंसेप्ट्स को ब्रश अप करना है, ओके, ताकि हम समझ सके डिटेल में कि हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीयू की। सीपीयू क्या होता है? द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड सीपीयू। ठीक है, सारे काम सीपीयू परफॉर्म करता है, पर सीपीयू में ऐसा क्या होता है जो परफॉर्म करता है? तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ सीपीयू कोर. It is a physical processing unit within a CPU that performs calculations and executes instructions. The number of cores in a CPU determines how many tasks it can run at once. तो वो बेसिकली क्या कह रहा है कि सीपीयू के अंदर होता है एक सीपीयू कोर, ओके, वो कोर परफॉर्म करता है सारे टास्क को। अब एक सीपीयू के अंदर जितने ज्यादा कोर होंगे उतने ज्यादा टास्क इकट्ठे रन कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे हमारे पास आती है 2 चीजें, कंकरेंसी एंड पैरेललिज्म, ओके। तो पहली चीज है कंकरेंसी, एग्जीक्यूट अल्टरनेटिवली। जैसे जो हमारे पुराने टाइम के कंप्यूटर्स होते थे जिनमें सिर्फ सिंगल कोर होता था, उसमें भी तो टास्क परफॉर्म होते थे और इकट्ठे परफॉर्म होते थे। तो वो कैसे होते थे? बेसिकली क्या होता था कि एक कोर एक बारी में एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है, ओके। एक कोर एक बारी में एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है, बट जब हमें एक से ज्यादा टास्क इकट्ठे परफॉर्म करवाने होते हैं तो कोर क्या करता है, टास्क के बीच में स्विच करता है। इट स्विच बिटवीन टास्क, और वो इतनी जल्दी जल्दी स्विच करता है कि वी थिंक इट इज हैपनिंग इकट्ठे, इट इज हैपनिंग साइमल्टेनियसली, ओके। तो कोर क्या करता है, कोर एक बारी में एक ही टास्क करता है,
बट जब हमें इकट्ठे हमारे पास सिंगल कोर है और हमें इकट्ठे बहुत सारे टास्क करने हैं, तो कोर क्या करेगा, कोर टास्क के बीच में बड़ी जल्दी जल्दी स्विच करेगा, जिससे हमें ऐसा लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि सारे टास्क साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। फिर हम आ जाते हैं पैरेललिज्म पे। अब पैरेललिज्म क्या होता है? जब हमारे पास एक से ज्यादा कोर होते हैं तो हम सही में एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 2 कोर हैं, तो हम 2 टास्क इकट्ठे परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं हमारे पास 3 कोर हैं, तो हम 3 टास्क इकट्ठे परफॉर्म कर सकते थे। तो पैरेललिज्म एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली ऑन अ मल्टी कोर प्रोसेसर। तो पैरेललिज्म को परफॉर्म करवाने के लिए हमारे पास एक चीज होनी चाहिए, दैट इज मल्टी कोर प्रोसेसर। जितने टास्क इकट्ठे परफॉर्म कराने हैं उतने कोर होने चाहिए। बट ऐसा होता है कि जब हमारे पास मल्टीकोर प्रोसेसर होता है उसमें भी कंकरेंसी परफॉर्म हो रही होती है। अब कैसे हो रही होती है? मान लीजिए मेरे पास जो है मेरे पास 2 नंबर ऑफ कोर्स हैं, ठीक है, डुअल कोर है मेरे पास अपने कंप्यूटर पे। बट मैं अपने कंप्यूटर से टास्क परफॉर्म करा रही हूँ 10, मेरे कंप्यूटर में 10 टास्क इकट्ठे परफॉर्म हो रहे हैं, तो वो अपने अपने आप में ही चीजों को डिवाइड कर लेंगे। ओके, सो कोर्स विल डिवाइड द वर्क एंड दे विल परफॉर्म पैरेललिज्म एंड कंकरेंसी टुगेदर। सिंस जब हमने पैरेललिज्म और कंकरेंसी सीख लिया है और अब हमें पता है कि कोर क्या सीपीयू कोर क्या होता है, तो अब हम बात करते हैं थ्रेड्स की। सो व्हाट आर थ्रेड्स? थ्रेड्स आर lightweight सब processes representing the smallest unit of execution with separate paths. ओके, तो अब मान लेते हैं मेरा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है, टास्क हैं। अब मैं एक फंक्शन को छोटे छोटे सब फंक्शंस में डिवाइड कर सकती हूँ, सब प्रोसेसेस में डिवाइड कर सकती हूँ। जैसे मान लीजिए मैं खाना बना रही हूँ, सो आई विल डिवाइड माई होल टास्क इनटू स्मॉल 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 वर्क। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले फ्रिज से सब्जी निकाली, उसके बाद सब्जी धोई, उसके बाद सब्जी काटी, तो दीज आर सेपरेट स्मॉल स्मॉल सब प्रोसेसेस रिप्रेजेंटिंग द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन है विद सेपरेट पार्ट्स। द मेन एडवांटेज ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स इज एफिशिएंसी, अलाउइंग मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम। ओके, सो मल्टीपल थ्रेड्स क्या करते हैं? एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं, बहुत सारी चीजें इकट्ठे हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन एमएस वर्ड वन थ्रेड ऑटोमेटिकली फॉर्मेट्स डॉक्यूमेंट while another thread is taking user input. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ टाइप कर रहे हैं, तो एक थ्रेड ले रहा है हमारा यूजर इनपुट, एक थ्रेड परफॉर्म कर रहा है डॉक्यूमेंट, फॉर्मेट कर रहा है, ठीक है, हमने उसमें डाल रखा है कि बोल्ड करना है, इटैलिक्स करना है, तो वो उसको उस हिसाब से फॉर्मेट कर रहा है। तो हमारे पास 2 थ्रेड्स इकट्ठे वर्क कर रहे हैं, एक हमारा ग्रामर चेक कर रहा है बैकग्राउंड में, जो हमारे पास रेड लाइन आ जाती है, ग्रीन लाइन आ जाती है। ओके, तो बहुत सारे थ्रेड्स इकट्ठे काम कर रहे हैं। एडिशनली मल्टी थ्रेडिंग इंश्योर्स क्विक रिस्पॉन्स। तो जितने ज्यादा थ्रेड्स होंगे उतना ज्यादा क्विक रिस्पॉन्स होगा। एज अदर थ्रेड्स कैन कंटिन्यू एग्जीक्यूशन इवन इफ वन गेट्स स्टक, कीपिंग द एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिव। मतलब सबके सब इंडिपेंडेंट, सारे थ्रेड्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। उनको फर्क नहीं पड़ता कि एक थ्रेड काम कर रहा है या रुक गया है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास 3-4 थ्रेड्स हैं और इनमें से अगर एक थ्रेड काम करना बंद कर देता है, तब भी ये मेरे बाकी के 2 थ्रेड्स काम करते रहेंगे। इससे क्या हमें क्या फायदा है? इससे फायदा ये है कि जो हमारा काम है वो इकट्ठे नहीं रुकेगा, पूरी एप्लीकेशन इकट्ठे शटडाउन नहीं होगी, रिस्पॉन्सिव रहेगी। ओके, तो अभी हमने पढ़ा है थ्रेड्स के बारे में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीटास्किंग। व्हाट इज मल्टीटास्किंग? तो टास्क क्या होता है हमने पढ़ा, एक बड़ा सा प्रोग्राम होता है हमारे पास, हम उसमें बहुत सारे फंक्शंस और मेथड यूज करते हैं, तो उन फंक्शन और मेथड्स को हम कहते हैं टास्क। मल्टीटास्क इज एन एबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? विंडोज, मैक, लिनक्स, दीज आर ऑपरेटिंग सिस्टम्स टू रन मल्टीपल प्रोसेसेस और टास्क कंकरेंटली, शेयरिंग द सेम प्रोसेसर एंड अदर रिसोर्सेज। तो अभी हमने पढ़ा कि सीपीयू कैसे करता है, टास्क परफॉर्म करता है ना। सो कंकरेंटली शेयरिंग सेम प्रोसेसर, क्योंकि सीपीयू तो एक ही है, सेम प्रोसेसर एंड अदर रिसोर्सेज। मान लीजिए मैंने प्रिंटर लगा रखा है, तो प्रिंटर भी एक ही है, स्टोरेज भी हमारे पास सेम स्टोरेज को ही यूज करेंगे सब। तो मल्टीटास्किंग की एबिलिटी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि बहुत सारे टास्क इकट्ठे परफॉर्म हो रहे हैं सेम प्रोसेसर पे, सेम रिसोर्सेज के साथ। In multitasking, the operating system divides CPU time between multiple tasks, allowing them to execute simultaneously. अब क्या करता है सीपीयू? सीपीयू टास्क के बीच में ना टास्क को, जैसे टास्क T1 है मेरे पास, ठीक है, T2 है, T3 है,
तो मेरे पास ये सारे टास्क हैं, तो सीपीयू क्या करेगा, इसे एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर देगा कि भाई यू हैव टू रन फॉर 0.2 नैनो सेकेंड्स और 0.3 नैनो सेकेंड्स, 0.4 नैनो सेकेंड्स, और उसके बाद जैसे ही उनका टाइम कवर अप होगा, जैसे ही वो दूसरे टास्क में स्विच मार जाएगा। ओके, तो कंप्यूटर के लिए इतने कम कम सेकेंड्स में वर्क करना इज वेरी इजी। हमें हमें भले ही लग रहा होगा कि भाई दिस इज लाइक टू लिटिल टाइम, बट फॉर कंप्यूटर इट इज इनफ। ईच टास्क इज असाइंड अ टाइम स्लाइस और अ पोर्शन ऑफ सीपीयू टाइम ड्यूरिंग विच इट कैन एग्जीक्यूट इट्स कोड। ओके, हर एक टास्क को एक टाइम स्लाइस असाइन किया जाता है, एक पोर्शन ऑफ सीपीयू टाइम डिसाइड किया जाता है जो कि एग्जीक्यूट होता है उसके कोड में, जो उसका जिस टाइम उसी टाइम पीरियड में उसको अपना कोड एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, मल्टीपल टास्किंग इज व्हेन सीपीयू इज प्रोवाइडेड टू एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क एट अ टाइम। तो मल्टीटास्किंग क्या होता है, जब मल्टीपल टास्क सीपीयू परफॉर्म कर रहा होता है एक ही बार में। Multitasking involves CPU switching between tasks so that users can collaborate with the program together. तो अब मैंने क्या बोला था कि वो टास्क में स्विच करता रहता है, हाँ तो सीपीयू टास्क में स्विच करता रहता है। दिस लाइन इंडिकेट्स द सेम। ओके, अब हम आ जाते हैं मल्टी थ्रेडिंग पे। तो मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है? मल्टी थ्रेडिंग इज द एबिलिटी ऑफ अ प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट मल्टीपल थ्रेड्स। तो मल्टी थ्रेडिंग एक एबिलिटी होती है प्रोग्राम की कि वो मल्टीपल थ्रेड्स को इकट्ठे एग्जीक्यूट कर सके। जैसे अभी हमने देखा मल्टीटास्किंग हो रही थी तो बहुत सारे टास्क इकट्ठे एग्जीक्यूट हो रहे थे, यहाँ बहुत सारे थ्रेड्स इकट्ठे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। वो ऑन अ हायर लेवल हो रहा था और ये ऑन अ लोअर लेवल हो रहा है। कंटिन्यूअसली मीनिंग इट कैन परफॉर्म सेवरल टास्क सीमिंगली एट द सेम टाइम, improving performance and resource utilization। तो क्या कर रहा है, वो परफॉर्मेंस तो इंक्रीज कर ही रहा है, रिसोर्सेज को भी यूटिलाइज कर रहा है। मल्टी थ्रेड, जैसे हमने बोला था कि हम टास्क में स्विच करते रहते हैं, वैसे हम थ्रेड्स में भी स्विच करते रहते हैं। टास्क एक बड़ी यूनिट हो जाती है और जो थ्रेड होती है वो एक छोटी यूनिट होती है, बहुत सारे थ्रेड्स मिला के एक टास्क बनाते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने की फीचर्स पे। की फीचर्स ऑफ मल्टी थ्रेडिंग इन जावा। तो पहला की फीचर हमारा कंकरेंसी, concurrent execution with multiple threads reducing the idle CPU time। ये सबसे पहली चीज आती है कंकरेंसी। दूसरी चीज आ जाती है रिसोर्स शेयरिंग। द रीजन फॉर threads being able to share the same memory space is the communication is efficient। तो अब क्या होता है कि थ्रेड्स के बीच में एक कम्युनिकेशन रहती है कि रिसोर्स कौन पहले लेगा कौन बाद में लेगा, तो रिसोर्स शेयर करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर आ जाता है इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन। ईच थ्रेड रन्स इंडिपेंडेंटली। तो हर एक थ्रेड इंडिपेंडेंटली रन करता है, अगर एक थ्रेड कहीं फेल हो भी जाता है तो वो बाकियों को अफेक्ट नहीं करता है। सिंक्रोनाइजेशन सपोर्ट। जावा प्रोवाइड्स टूल टू मैनेज थ्रेड्स इंटरफेसेस एंड मेमोरी कंसिस्टेंटली। तो सिंक्रोनाइजेशन, ये जो टर्म है ये हम बाद में पढ़ेंगे, जस्ट अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। ओके, तो ये हमारे पास चार चीजें हैं कि कंकरेंसी, टास्क में स्विच करता रहता है, मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं हमारे पास जिससे आइडल टाइम सीपीयू का कम हो जाता है। आइडल टाइम मतलब जिसमें वो खाली बैठा है, जिसमें वो कुछ नहीं कर रहा है। रिसोर्स शेयर करते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन होती है और सिंक्रोनाइजेशन सपोर्ट होता है। अब आ जाता है डिफरेंस बिटवीन मल्टीटास्किंग एंड मल्टी थ्रेडिंग। तो मल्टीटास्किंग में क्या होता है, यूजर्स आर अलाउड टू परफॉर्म मेनी टास्क बाय सीपीयू, while in multi-threading many threads are created from a process through which computer power is increased। ठीक है, तो यहाँ पे टास्क इकट्ठे परफॉर्म होते हैं, यहाँ पे थ्रेड्स इकट्ठे परफॉर्म होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मल्टीटास्किंग इन्वॉल्व्स सीपीयू स्विचिंग बिटवीन द टास्क्स व्हाइल मल्टीथ्रेडिंग आल्सो सीपीयू स्विचिंग बिटवीन द थ्रेड्स। तो मल्टी थ्रेडिंग में भी सीपीयू स्विच होगा बिटवीन द थ्रेड्स। ओके, अब क्या होता है, मल्टीटास्किंग में प्रोसेसेस शेयर द सेम सेपरेट मेमोरी। ओके, मल्टीटास्किंग में प्रोसेसेस के पास एक सेपरेट मेमोरी होगी, जबकि मल्टी थ्रेडिंग में जो प्रोसेसेस होंगे उनकी सेम मेमोरी होगी। ओके, अभी ये सब नॉर्मल हमारे वही बेसिक पॉइंट्स हैं, एक बार इनको रीड कर लेना। मेन डिफरेंस हम समझ चुके हैं कि क्या होता है मल्टीटास्किंग में और मल्टी थ्रेडिंग में। मल्टीटास्किंग, द प्रोसेसर डज नॉट शेयर द सेम रिसोर्सेज, ईच प्रोसेस इज एलोकेटेड सेपरेट रिसोर्स। हर एक टास्क को सेपरेट रिसोर्स मिलता है, सेपरेट मेमोरी मिलती है। बट मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है कि ईच प्रोसेस शेयर द सेम रिसोर्स, हर एक प्रोसेस को सेम रिसोर्स मिलते हैं, हर एक प्रोसेस को सेम मेमोरी मिलती है, एलोकेट होती है। ईच प्रोसेस और टास्क हैड द ओन मेमोरी स्पेस होती है और ओन मेमोरी रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो सेपरेट
यहाँ पे सेपरेशन है और यहाँ पे हमारे पास हम शेयर में रह रहे हैं, मेमोरी स्पेस शेयर कर रहे हैं, पेरेंट प्रोसेस शेयर कर, ओके, रिसोर्सेज ऑफ पेरेंट प्रोसेस शेयर कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स कवर दिस अप। मल्टीटास्किंग में हम क्या करते हैं, बहुत सारे टास्क साइमल्टेनियसली परफॉर्म करते हैं, बल्कि मल्टी थ्रेडिंग में हम बहुत सारे मल्टीपल थ्रेड साइमल्टेनियसली परफॉर्म करते हैं। मल्टीटास्किंग में क्या होता है, हम सेपरेट रिसोर्सेज, सेपरेट मेमोरी को रखते हैं। मल्टी थ्रेडिंग में हम शेयर करते हैं रिसोर्सेज को और मेमोरी को। एक बार इसे ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें डिफरेंस बहुत आ जाता है, बहुत ज्यादा ही प्रोन है। ओके, अब हम आ जाते हैं टाइम स्लाइसिंग पे। तो व्हाट इज टाइम स्लाइसिंग इन जावा मल्टी थ्रेडिंग? तो टाइम स्लाइसिंग क्या होता है? सो दीज आर द थिंग्स हाउ वी परफॉर्म मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। दो चीजें हैं जिससे मल्टी थ्रेडिंग परफॉर्म कर पाता है हमारा कंप्यूटर, जो कि है टाइम स्लाइसिंग और कंटेक्स्ट स्विचिंग। ओके, तो पहली चीज क्या होती है, व्हाट इज टाइम स्लाइसिंग इन जावा मल्टी थ्रेडिंग? तो टाइम स्लाइसिंग क्या होता है, इज अ सीपीयू scheduling mechanism where CPU allocates a fixed time period or quantum to each thread before switching to the next thread। तो क्या करता है, जैसे मान लो हमारे पास दो थ्रेड्स हैं, थ्रेड T1, थ्रेड T2। वो थ्रेड T1 को एक पर्टिकुलर टाइम अलॉट करेगा, उस टाइम के खत्म होते ही वो स्विच मार जाएगा टाइम T2 पे, ओके, थ्रेड T2 पे। और वो उसने थ्रेड T2 को भी एक पर्टिकुलर टाइम अलॉट कर रखा होगा, उसके बाद वो दोबारा आ जाएगा टाइम थ्रेड T1 में। ऐसे ऐसे वो अपने टास्क या फिर थ्रेड्स क्या करता रहेगा, स्विच करता रहेगा। तो इसे हम कहते हैं टाइम स्लाइसिंग। टाइम स्लाइसिंग होता है किसी एक थ्रेड को या टास्क को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड देना ताकि वो उसमें एग्जीक्यूट हो सके। दिस इंश्योर्स फेयर एग्जीक्यूशन अमंग द मल्टीपल थ्रेड्स in multitasking environment. How time slicing works? The CPU assigns a small time slice, a few milliseconds to each thread. If a thread finishes the execution within the time, it releases the CPU. If a thread does not finish and it is paused, placed back in the queue. Okay, then CPU switches to the next thread in the queue. This cycle continues, ensuring that no thread monopolizes the CPU. अगर मान लो किसी थ्रेड का काम खत्म नहीं हो पाता तो वो क्या करेगा, वो पॉज हो जाएगा और क्यू में आ जाएगा। जैसे हमने पढ़ा था ना क्यू डेटा स्ट्रक्चर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला, तो वो एक क्यू में आ जाएगा। उसके बाद वाले प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाएंगे और सीक्वेंस बन जाएगी, और फिर जैसे सारे प्रोसेस खत्म हो जाएंगे तो वो दोबारा आ जाएगा। ओके, तो उसे दोबारा एग्जीक्यूट होने का मौका मिल जाएगा। इससे क्या इंश्योर होता है, इससे इंश्योर होता है कि कोई भी थ्रेड मोनोपोलाइज नहीं करता सीपीयू को, कोई भी सीपीयू पे अपना हक जमा के नहीं बैठता, सबको एक फेयर चांस मिलता है सीपीयू से वर्क करवाने का। ओके, हर थ्रेड को एग्जीक्यूट होने का एक फेयर चांस मिलता है। अब क्या होता है कंटेक्स्ट स्विचिंग? व्हाट इज कंटेक्स्ट स्विचिंग इन जावा मल्टीथ्रेडिंग? तो कंटेक्स्ट स्विचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेविंग the state of a currently running thread and restoring the state of another thread so that execution can resume from where it left off। तो अभी हमने देखा था कि अगर मान लो कि T1 थ्रेड का काम पूरा नहीं होता और वो T2 पे पहुंच जाता है तो वो क्या करेगा? तो कंटेक्स्ट स्विचिंग यहाँ पे काम आती है। कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या करती है कि वो उस थ्रेड की स्टेट को सेव कर लेती है। जब तक उसका टाइम था तब तक वो रन किया, उसके बाद जैसे ही उसका टाइम खत्म हुआ वैसे ही उसने अपनी स्टेट क्या कर ली, सेव कर ली। ओके, और फिर वो दोबारा वहीं से स्टार्ट करेगा जहां पे उसने अपनी स्टेट छोड़ी थी। दिस अलाउज मल्टीपल थ्रेड टू शेयर सीपीयू एफिशिएंटली। अब हाउ कंटेक्स्ट स्विचिंग वर्क्स? A CPU is executing a thread A, ठीक है, थ्रेड A एग्जीक्यूट हो रहा है। The scheduler decides to switch to thread B। तो scheduler क्या करता है, अब टाइम अप हो गया आपका A, अब हम आ जाएंगे B पर, ठीक है। The current state registers program counters variables of thread A is saved। तो जो भी मतलब चीजें थी, रजिस्टर्स थे, वेरिएबल्स थे, सब कुछ उस A का क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ओके, फिर क्या होगा, द करेंट स्टेट of A is saved, previously saved state of B is restored। तो जब कभी B ने पहले काम करना बंद किया होगा, कि जब पहले कभी B का टाइम अप हो गया होगा, तो जो उसकी सेव्ड स्टेट थी, जो B की ऑलरेडी सेव्ड स्टेट थी, वो क्या हो जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी, वो वापस आ जाएगी। अब क्या होगा, बी वहीं से एग्जीक्यूशन रिज्यूम कर सकता है जहां से उसने लास्ट टाइम छोड़ा था। दिस प्रोसेस रिपीट्स whenever the CPU switches between threads। ओके, तो ये प्रोसेस रिपीट करता रहेगा, जहां से छोड़ा था वहीं से एग्जीक्यूशन दोबारा स्टार्ट हो जाएगा।
इट विल हेल्प कि हम बार बार सेम प्रोसेस को रिपीट ना करते रहें। ओके, तो दिस इज हाउ आर कंटेक्स्ट स्विचिंग वर्क्स कि पहले ए की बारी थी, पर ए का टाइम अप हो गया तो उसने अपनी स्टेट सेव कर ली, फिर हमें बी की बारी पे आ गए, तो बी ने जो पहले कभी स्टेट सेव की होगी, क्योंकि उसका भी टाइम अप हो गया था, उसको हम रीस्टोर करेंगे। उसके बाद बी का टाइम खत्म होगा, फिर हम ए के पास जाएंगे। ए अपनी जो स्टेट था, जो सेव्ड स्टेट था, उसको रिज्यूम करेगा, उसको रिस्टोर करेगा और फिर दोबारा अपना काम स्टार्ट कर देगा। सो दिस इज कंटेक्स्ट स्विचिंग। अब हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट थ्रेड्स इन जावा। तो जावा में थ्रेड क्रिएट करने के हमारे पास होते हैं दो मेथड्स। ओके, तो दो तरीके होते हैं हमारे पास कि कैसे हम थ्रेड्स क्रिएट करते हैं। पहला तरीका होता है हमारे पास एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास। तो हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करते हैं। एक बार इसका कोड देख लेते हैं। ओके, द क्लास थ्रेड वन एक्सटेंड्स थ्रेड क्लास। अब मैंने क्या किया, मैंने एक क्लास बनाई थ्रेड वन और इसके आगे डाल दिया मैंने एक्सटेंड्स थ्रेड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ओवरराइड। इसको हम मान लेते हैं एक तरीके का सिंटैक्स। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पहले मैंने क्रिएट करी एक क्लास जिसका नाम था थ्रेड वन, फिर मैंने लिखा एक्सटेंड्स थ्रेड और फिर लिखा एट द रेट ओवरराइड। फिर मैंने क्या करना है, फिर मैंने बनाना है एक फंक्शन, एक मेथड। ओके, पब्लिक वॉइड रन। अब ये रन मेथड क्या होता है, तो रन मेथड कंटेन्स द टास्क द थ्रेड विल एग्जीक्यूट। तो रन मेथड कंटेन करेगा वो टास्क जो हमें एग्जीक्यूट करवाना है थ्रेड से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है वाइल ट्रू सिस्टम आउट आई एम टॉकिंग। तो क्या कर रहा है बंदा, बातें कर रहा है। तो जो थ्रेड वन है मेरा वो बात कर रहा है, और वाइल ट्रू मतलब कि मैंने एक इसमें इनफाइनाइट लूप लगाया है। ठीक है, क्यों लगाया है वो भी अभी देखेंगे। ठीक है, बट जब हमें कुछ भी टास्क परफॉर्म करना कराना होगा वो हम रन मेथड के अंदर डालेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं एक बार नीचे आके। हो गए, हमने बनाया है एक और क्लास थ्रेड टू, हमने एक और थ्रेड बनाया है। ठीक है, एक्सटेंड थ्रेड किया है, दोबारा ओवरराइट किया है, पब्लिक वॉइड रन। अब मैंने यहाँ पे रन मेथड दोबारा लगाया है, दोबारा यहाँ पे मैंने एक इनफाइनाइट लूप लगाया है, जिसके बाद मैंने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई एम वर्किंग। ठीक है, तो ये वाला थ्रेड मेरा क्या कर रहा था, ये वाला थ्रेड मेरे ऊपर टॉक कर रहा था, बातें कर रहा था। और नीचे वाला थ्रेड क्या कर रहा है, नीचे वाला थ्रेड हमारा वर्क कर रहा है, ये वाला थ्रेड हमारा काम कर रहा है, ये वाला थ्रेड हमारा थोड़ा ज्यादा अच्छा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने मेन क्लास में होते हैं। ठीक है, पब्लिक क्लास डेमो। अब जो ये मेरा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में आ जाते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने ऊपर दो क्लासेस बनाई, दो मैंने ऊपर थ्रेड क्लासेस बनाई। तो मेरा थ्रेड वन क्या कर रहा था, थ्रेड वन बातें कर रहा था क्योंकि थ्रेड वन की क्लास मेरी बात कर रही है, थ्रेड टू की क्लास मेरी बात काम कर रही है। ठीक है, थ्रेड वन और थ्रेड टू। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे लिखा है थ्रेड वन क्लास का नाम, फिर मैंने लगाया है एक वेरिएबल का नाम, मैंने एक वेरिएबल डाल दिया एक्स। तो थ्रेड वन है मेरी क्लास, एक्स है मेरा वेरिएबल, इज इक्वल्स टू न्यू कंस्ट्रक्टर, फिर दोबारा क्लास का नाम। ठीक है, फिर आ जाता है मेरा थ्रेड टू, थ्रेड टू मेरी क्लास का नाम, फिर दोबारा वेरिएबल, वाई है मेरा वेरिएबल, फिर न्यू कंस्ट्रक्टर इज इक्वल्स टू न्यू कंस्ट्रक्टर, और थ्रेड टू हमारे दोबारा क्लास का नाम। तो अगर हम जानते हैं, अगर हमने थोड़ी सी भी ऊप्स पढ़ी है स्टार्टिंग में, तो हम जानते हैं कि ये कैसे बनता है। ये हम क्लासेस से एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो थ्रेड वन और थ्रेड टू हमारी क्लासेस हैं, उससे हमने बनाया है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट किस वेरिएबल में स्टोर्ड है, एक्स वेरिएबल में स्टोर्ड है और वाई वेरिएबल में स्टोर्ड है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स डॉट स्टार्ट वाई डॉट स्टार्ट। तो ये एक्स है मेरा वेरिएबल, क्योंकि मुझे एक्स वन का जो ऑब्जेक्ट बनाया हमने और मुझे उसे कॉल करना है, तो मैंने ये एक्स को कॉल किया, यहाँ पे डॉट ऑपरेटर लगाया और यहाँ पे मैंने स्टार्ट मेथड लगाया। अब स्टार्ट मेथड क्या करता है, अब स्टार्ट मेथड क्या कर रहा है, बिगन्स द एग्जीक्यूट थ्रेड एग्जीक्यूशन बाय कॉलिंग रन इंटरनली। तो स्टार्ट मेथड बेसिकली ये करता है, स्टार्ट मेथड क्या करता है, स्टार्ट मेथड हमारा रन फंक्शन स्टार्ट कर देता है, जो भी हमने रन में लिखा था ना वो स्टार्ट कर देता है। फिर ये मैंने सेम किया वाई डॉट स्टार्ट। ठीक है, डॉट ऑपरेटर से स्टार्ट कर दिया। अब हमारा रिजल्ट क्या है, इससे जो हमारा रिजल्ट आया वो आया आई एम वर्किंग आई एम वर्किंग आई एम वर्किंग आई एम टॉकिंग आई एम टॉकिंग आई एम टॉकिंग, और फिर दोबारा वर्किंग 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 स्टार्ट हो गया।
तो वही पहले वर्क कर रहा था, फिर टॉक कर रहा था, फिर वर्क कर रहा था, फिर टॉक कर रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर इफ पहले ये वाला थ्रेड इम्प्लीमेंट होगा और फिर ये वाला थ्रेड इम्प्लीमेंट होगा, तो ये तो इसकी बारी तो आनी ही नहीं चाहिए थी, थ्रेड 2 की बारी तो आनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि मैंने थ्रेड 1 में एक इनफाइनाइट लूप लगाया है। पहले वो इनफाइनाइट लूप चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। दूसरे थ्रेड की तो बारी आनी ही नहीं चाहिए थी, सिर्फ एक्स एग्जीक्यूट होना था। वाई क्यों एग्जीक्यूट हो रहा है और फिर दोबारा एक्स एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है? तो ये हमें बताता है कि हमारा जो सीपीयू है या जो हमारा कोर है, वो क्या कर रहा है, वो स्विच मार रहा है थ्रेड्स के बीच में। ये आ गई है हमारी मल्टी थ्रेडिंग। ये हमारा मल्टी थ्रेडिंग का एक लिविंग एग्जाम्पल है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं हमने थ्रेड्स कैसे क्रिएट करें। हमारा जो मेथड है वो है एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास। ठीक है, हमें थ्रेड क्लास एक्सटेंड करनी है। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने क्लास थ्रेड 1, ठीक है, थ्रेड 1 क्या है, मेरी क्लास का नाम। ओके, तो क्लास थ्रेड 1 एक्सटेंड्स थ्रेड, तो मैंने पहले एक्सटेंड्स किया थ्रेड। ओके, फिर मैंने डाला @override। ओके, इसको हम एक सिंटैक्स मान लेते हैं। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने अपनी क्लास बनाई थ्रेड 1, फिर उसको मैंने एक्सटेंड किया थ्रेड, फिर मैंने एक कीवर्ड एक मैंने लिखा @override। ठीक है, उसके बाद मैंने बनाया अपना रन मेथड। ओके, रन मेथड में मैंने क्या किया, मैंने बना दिया एक इनफाइनाइट लूप। आप कुछ भी लगा सकते हो, जो भी आपको टास्क परफॉर्म करवाना है थ्रू द थ्रेड। उसके बाद हमने क्या किया, मैंने किया कि एक इनफाइनाइट लूप में लगा दिया आई एम टॉकिंग। ठीक है, तो ये हमारा बन गया थ्रेड 1। ठीक है, और रन मेथड क्या करता है, रन मेथड कंटेन करता है जो टास्क को जो थ्रेड क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ अपने थ्रेड 2 पर। सेम क्लास थ्रेड 2 एक्सटेंड्स थ्रेड @override, फिर आ जाता है पब्लिक वॉइड रन, फिर दोबारा एक इनफाइनाइट लूप चलाया सिस्टम डॉट आउट आई एम वर्किंग। ठीक है, तो ऊपर बात कर रहा था, नीचे वर्क कर रहा है, बस मैं प्रिंट करा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं एक इनफाइनाइट लूप चला के चीजें प्रिंट करवा रही हूँ। अब मैंने क्या किया, अपनी मेन क्लास में आ गई मैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, थ्रेड 1 की जो क्लास है एक्स नाम का वेरिएबल लिया और थ्रेड 1 की क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट कैसे बनाया, न्यू कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। ठीक है, फिर एक थ्रेड 2 क्लास वेरिएबल वाई न्यू कंस्ट्रक्टर थ्रेड 2 का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, तो अब हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट बन गए हैं दोनों थ्रेड के। अब मैंने क्या किया, एक्स डॉट ऑपरेटर स्टार्ट, स्टार्ट क्या करता है हमारा, स्टार्ट हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है बाय कॉलिंग द रन इंटरनली। तो ये रन वाला जो मेथड था वो उसको एग्जीक्यूट कराना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब मैंने एक्स और वाई दोनों इकट्ठे रन करवा दिए। एक्स में एक इनफाइनाइट लूप चल रहा है, वाई में भी एक इनफाइनाइट लूप चल रहा है, मगर दोनों अपने टास्क के बीच में स्विच कर रहे हैं। इसीलिए जो हमारा आउटपुट है वो आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग के बाद आई एम टॉकिंग, आई एम टॉकिंग, आई एम टॉकिंग, फिर आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग। तो दोनों टास्क इकट्ठे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि मल्टी थ्रेडिंग इज रियल। दिस इज हाउ वी सी मल्टी थ्रेडिंग। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। हमें पता चल गया कि अब एक्सटेंडिंग थ्रेड से कैसे बनाना है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे हम रनेबल इंटरफेस को। ये हमारा है मेथड नंबर 2 कि हम थ्रेड कैसे बना सकते हैं। पहले थ्रेड से हम फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया था, एक्सटेंड थ्रेड, और सेकंड में हम करेंगे इम्प्लीमेंट रनेबल इंटरफेस। ठीक है, तो जैसे कि हम दिखा रहे हैं कि जो इंटरफेस जो रनेबल है, रनेबल एक इंटरफेस का नाम है, जो थ्रेड था वो क्लास का नाम था, बट ये जो इंटरफेस है ये रनेबल है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दोबारा मैं एक क्लास बनाऊंगी, उसका नाम मैंने लिखा थ्रेड रन 1। ओके, यहाँ पे मैंने थ्रेड का नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया, इम्प्लीमेंट्स रनेबल, तो थ्रेड का नाम तो कुछ भी हो सकता है। इसके बाद हम डालेंगे, जैसे हमने एक्सटेंड थ्रेड किया था, वैसे हम यहाँ पे डालेंगे इम्प्लीमेंट्स रनेबल, क्योंकि ये रनेबल है एक इंटरफेस और इंटरफेस के साथ हमेशा इम्प्लीमेंट वर्ड आता है। ठीक है, अब हम कहेंगे दोबारा ओवरराइड, दोबारा हमने एक रन फंक्शन रन मेथड बनाया, उसके अंदर मैंने क्या किया, वाइल ट्रू सिस्टम आउट प्रिंट आई एम टॉकिंग, दोबारा वही सेम चीज, बट हमने यहाँ पे दोबारा एक इनफाइनाइट लूप लगा लिया। ठीक है, बट इस बार हमने कैसे किया है, इम्प्लीमेंट रनेबल करके। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने क्लास, दूसरी वाली क्लास जो हमने बनाई, दोबारा बनाई थ्रेड रन 2 इम्प्लीमेंट्स रनेबल ओवरराइड। ठीक है, ये दोबारा सिंटैक्स आ गया हमारा। इसके बाद हमने क्या किया, दोबारा रन फंक्शन, रन जो मेथड है हमारा,
रन मेथड को हमने दोबारा डिफाइन किया और उसके बाद मैंने दोबारा इसमें एक इनफाइनाइट लूप चलाया और आई एम वर्किंग दिखाया। ठीक है, अब मैंने ये जो किया है, मैंने सेम कोड लिखा है, मैंने सेम लूप लगाया है, मैंने सेम प्रिंट किया है, तो हमारा आउटपुट भी सेम आना चाहिए। ठीक है, अब हम आ गए अपनी मेन क्लास के अंदर। अब हमने क्या किया, पहले हमने किया थ्रेड रन 1 x इज इक्वल्स टू न्यू थ्रेड रन 1। फिर दोबारा हमने ऑब्जेक्ट बनाया, एक क्लास से एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो यहाँ पे आ गया obj ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर थ्रेड x2 इज इक्वल्स टू न्यू थ्रेड। अब हमने क्या किया, हमारा जो थ्रेड 1 था, यहाँ पे हमने इसका ऑब्जेक्ट बना तो लिया, बट अभी हमें एक और लाइन लिखनी पड़ेगी क्योंकि हमने एक रनेबल इंटरफेस रन किया, हमने एक रनेबल इंटरफेस लिया है। तो हम क्या करेंगे, थ्रेड x2 इज इक्वल्स टू न्यू थ्रेड x। अब हमने क्या किया, हमने इस थ्रेड रन 1 की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने थ्रेड क्लास का x2 नाम का वेरिएबल लिया और एक नया ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हमने पास किया अपना x। ठीक है, जब हम रनेबल इंटरफेस एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं। हम क्या करेंगे, थ्रेड रन 1 जो हमने अपनी क्लास बनाई थी, जहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किया था रनेबल, उसको लेंगे। ठीक है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पहले हमने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और जो ये ऑब्जेक्ट है ये किस वेरिएबल में स्टोर्ड है, ये x वेरिएबल में स्टोर्ड है। फिर हम एक थ्रेड बनाएंगे। ठीक है, थ्रेड x2। अब थ्रेड का नाम क्या है, थ्रेड का नाम है x2। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे हमने थ्रेड नहीं बनाया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया। अब हमने यहाँ पे एक थ्रेड बनाया है, थ्रेड का नाम है x2 और इज इक्वल्स टू न्यू, न्यू कंस्ट्रक्टर थ्रेड। और हम इसमें क्या पास करेंगे, हम इसमें पास करेंगे अपना x जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था अपनी क्लास का, थ्रेड रन 1 क्लास का। सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या किया, थ्रेड रन 2, थ्रेड रन 2 को डाला हमने, थ्रेड रन 2 को वेरिएबल हमने बनाया y। ठीक है, और उसके बाद हमने इसका बनाया ऑब्जेक्ट। थ्रेड रन 2 का हमने बना लिया है ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे, थ्रेड एक्चुअल थ्रेड अब बनेगा y2। एक्चुअल थ्रेड का नाम क्या है, y2 न्यू थ्रेड, और इसमें हमने पास कर दिया ये वाला y। ठीक है, तो अब हमारा जो थ्रेड के नाम है वो है x2 और y2। तो हमने क्या किया, x2 डॉट स्टार्ट, y2 डॉट स्टार्ट। ओके, सेम इसमें हमारा दोबारा वही एग्जैक्ट आउटपुट आया कि वर्किंग वर्किंग वर्किंग, टॉकिंग टॉकिंग टॉकिंग, वर्किंग। ठीक है, वाई यूज रनेबल, हमें रनेबल क्यों यूज करना होता है, क्योंकि ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है और ये प्रमोट करता है कोड रीयूजेबिलिटी को। ठीक है, तो हम रनेबल कब यूज करेंगे, जब हमें और ज्यादा फ्लेक्सिबल होना है और कोड रीयूजेबिलिटी को बढ़ाना है। एक बार दोबारा देख लेते हैं हमने क्या किया रनेबल इंटरफेस में। तो रनेबल इंटरफेस पे हमने किया, पहले हमने बनाई क्लास थ्रेड 1। ठीक है, फिर हमने किया इम्प्लीमेंट रनेबल, क्योंकि रनेबल एक इंटरफेस है, इंटरफेस के साथ हमेशा यूज होता है इम्प्लीमेंट्स। उसके बाद हमने डाला ओवरराइड। फिर एक रन नाम का फंक्शन बनाया, रन नाम के फंक्शन के अंदर मैंने बनाया है एक इनफाइनाइट लूप जिसमें मैं बातें कर रही हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने एक और क्लास बनाई जिसका नाम है थ्रेड 2, उसमें भी मैंने इम्प्लीमेंट किया रनेबल इंटरफेस। ठीक है, फिर उसमें मैंने दोबारा ओवरराइड लिखा और फिर दोबारा रन मेथड के साथ आई एम वर्किंग एक इनफाइनाइट लूप चला दी। इसमें हम कुछ भी चला सकते हैं, इसमें एक नॉर्मल टास्क भी परफॉर्म करा सकते हैं, एक इनफिनिट लूप भी चला सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया है, हमने अपनी मेन क्लास में आ गए हम। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, थ्रेड 1 का x नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, थ्रेड 1 का ऑब्जेक्ट बनाया, थ्रेड 1 एक क्लास थी उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद हमने एक थ्रेड क्रिएट किया, थ्रेड का नाम था x2। ठीक है, न्यू थ्रेड, न्यू कंस्ट्रक्टर से हमने थ्रेड कॉल किया और इसके अंदर भेज दिया हमने x को। हम जो हमारा जो ऑब्जेक्ट था, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था अपना थ्रेड 1 क्लास का, हमने थ्रेड के अंदर भेज दिया कि ब्रदर ये इम्प्लीमेंट करना है हमें। ठीक है, अब हमने सिमिलर यही काम किया x2 के साथ। पहले थ्रेड रन 2 का एक ऑब्जेक्ट बनाया और फिर उस ऑब्जेक्ट को भेजा हमने थ्रेड y2 के अंदर। तो हमारा जो फाइनल थ्रेड निकलता है वो है x2 और y2। फिर हमने स्टार्ट
फंक्शन स्टार्ट मेथड लगा के इन दोनों को रन करवा दिया। ठीक है, सो ये हो गए हमारा दो मेथड जिसमें हमने थ्रेड को क्रिएट किया और रन किया। ठीक है, अब हमारी आ जाती है थ्रेड लाइफ साइकिल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थ्रेड इन जावा गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेट्स। तो कौन सी स्टेट्स होती हैं जावा के अंदर? पहली चीज होती है रन स्टेट। ठीक है, थ्रेड इज क्रिएटेड बट नॉट स्टार्टेड, थ्रेड क्रिएट हो गया है बट स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, फिर आ जाती है रनेबल स्टेट, थ्रेड इज रेडी टू रन बट वेटिंग फॉर द सीपीयू। ओके, वेट कर रहा है सीपीयू के लिए। फिर आ जाती है हमारे पास थर्ड स्टेट जो कि है रनिंग। ओके, रनिंग क्या होता है? थ्रेड हो रहा है एग्जीक्यूट। फिर आ जाती है हमारे पास वेटिंग और ब्लॉक्ड, द थ्रेड इज वेटिंग फॉर द रिसोर्स और अनदर थ्रेड। ठीक है, फिर आ जाती है टर्मिनेटेड की थ्रेड का जो थ्रेड का काम हो चुका है वो कंप्लीट हो चुका है, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो हमारी 5 स्टेट्स हैं, लेट्स सी, लेट्स मेक अ डायग्राम टू बी अ लिटिल बिट मोर क्लियर। ठीक है, तो डायग्राम बनाने को बहुत बार आ जाता है। तो जब हम न्यू थ्रेड करेंगे तो उसकी स्टेट क्या होगी? न्यू। अब ये न्यू स्टेट क्या कर सकती है? न्यू स्टेट स्टार्ट कर सकती है या न्यू स्टेट स्टॉप भी हो सकती है। अगर ये न्यू स्टेट में ही स्टॉप हो जाता है तो ये क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। ठीक है, इसे रब करते हैं और अब देखते हैं कि अगर ये न्यू स्टेट क्या होती है? स्टार्ट होती है। ठीक है, अगर इसका स्टार्ट फंक्शन आ जाता है तो ये क्या हो जाती है? रनेबल स्टेट में पहुंच जाती है। ठीक है, अब ये रनेबल स्टेट पे है, बट अगर ये रनेबल स्टेट से स्टॉप हो गई तो ये दोबारा डेट में आ जाएगी। ठीक है, बट रनेबल स्टेट से क्या कर सकती है? ये रन कर सकती है दोबारा। ठीक है, रनेबल स्टेट अब ये वेट कर रही है रन होने का। तो जैसे ही इसे सीपीयू मिला, जैसे ही इसे जिसका टाइम अलॉट हुआ इसे सीपीयू मिला, वैसे ही इसने रन करना स्टार्ट कर दिया और ये आगे रनिंग स्टेट में। ठीक है, रनिंग स्टेट से ऐसा हो सकता है कि रनिंग स्टेट में आकर इसने अपना काम किया और ये डेड हो गई। ठीक है, तो ये एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन हो गया। ठीक है, अभी हो सकता है कि ये रनिंग स्टेट से जा रही है स्लीप के अंदर। मान लीजिए इसमें स्लीप फंक्शन आ गया, स्लीप फॉर 5 सेकेंड्स, तो ये 5 सेकेंड्स के लिए रुक जाएगा, ये सो जाएगा 5 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, रुक जाएगा, ये सस्पेंड हो सकता है या वेट हो सकता है। ठीक है, तो ये आ जाएगी अपनी ब्लॉक्ड में। ठीक है, ब्लॉक्ड क्या होता है? ब्लॉक्ड होता है एक आइडल थ्रेड जो कि रनेबल नहीं होता। ठीक है, या फिर ये वेट कर रहा है। ठीक है, और फिर ये यहाँ से आ जाएगी अपने दोबारा रनेबल स्टेट में जब ये रिज्यूम होगी या नोटिफाई होगी। ठीक है, और ये ब्लॉक स्टेट से भी स्टॉप में जा सकती है। जैसे डेड स्टेट में कहीं भी कभी भी किसी भी पॉइंट पे जा सकते हैं। ठीक है, स्टॉप फंक्शन होना चाहिए बस। कोई भी थ्रेड किसी भी स्टेट से डेड फंक्शन में जा सकता है, बस ये स्टॉप फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, और ब्लॉक्ड और वेटिंग जो होता है दैट इज सेम, वेटिंग एंड ब्लॉक स्टेट्स आर सेम। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया है अपना थ्रेड लाइफ साइकिल। एक बारी दोबारा देख लेते हैं क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? सबसे पहले बन रहा है हमारा थ्रेड, तो आ रहा है हमारा न्यू थ्रेड। ठीक है, सबसे पहले हमारा थ्रेड बनेगा तो आएगा न्यू थ्रेड, स्टॉप हो जाएगा तो हो जाएगा डेड। फिर ये आ जाएगा स्टार्ट से रनेबल स्टेट पे। ठीक है, रनेबल स्टेट पे अगर ये रनेबल स्टेट से स्टॉप हो जाता है तो ये हो जाता है डेड। ठीक है, फिर ये रन कर जाता है तो ये रनिंग स्टेट में आ जाता है, और अगर इसका काम खत्म हो जाता है रनिंग में तो ये हो जाएगा डेड दोबारा। बट अगर कोई स्लीप, वेट या सस्पेंड जैसा फंक्शन आ जाता है तो ये आ जाता है ब्लॉक्ड या वेटिंग स्टेट में। ठीक है, अब ये आइडल बैठा है, ये रन नहीं हो रहा है, तो ये रन होगा कुछ टाइम के बाद जैसे ही इसका स्लीप पीरियड या वेट पीरियड या सस्पेंड पीरियड खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो रेड होगा, ये जो ब्लॉक्ड है, ये दोबारा रिज्यूम करेगा और नोटिफाई करेगा, वापस आ जाएगा रनेबल स्टेट में। ठीक है, और ये इस स्टेट से भी स्टॉप हो सकता है और डेड में जा सकता है। हर स्टेट से स्टॉप होके वो सीधा डेड में जाएगा। ओके, डेड में जाके क्या होगा? वो किल हो जाएगा, वो थ्रेड खत्म हो जाएगा। सो दिस इज ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ थ्रेड। अब हम आ गए हैं अपने वेरी 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 इंपॉर्टेंट और बहुत ही ध्यान देने वाले टॉपिक पे, जिसका नाम है सिंक्रोनाइजेशन। ओके, अब सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? Okay, so synchronization refers to the coordination of multiple processes or threads to ensure that same resources are accessed safely and predictably. ओके, तो सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? वो रेफर करता है कोऑर्डिनेशन ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस को या थ्रेड्स को, जब बहुत सारे प्रोसेस इकट्ठे हो रहे होते हैं। जैसे जब हमने देखा था कि मल्टी थ्रेडिंग हो रहा है, अगर मान लो मल्टी थ्रेडिंग के बीच में कोई शेयर्ड रिसोर्स है या फिर कोई डेटा है, कोई डेटाबेस है। ओके,
तो वो शेयर्ड रिसोर्स सेफली एक्सेस हो पाए और प्रिडिक्टिवली हमें पता हो कि अच्छा ठीक है, अभी पहले ये वाला एक्सेस होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये इसका आंसर ऐसा आना चाहिए। ओके, सो वी शुड नो व्हाट इज हैपनिंग इन द बैकग्राउंड, वी शुड नो कि भाई प्रिडिक्टेबल हो कि हाँ भाई अब हमें ये रिजल्ट चाहिए, हम ऐसा कोड करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, हम सेफली उसे एक्सेस कर पाए। विदाउट सिंक्रोनाइजेशन थ्रेड कैन इंटरवीन विद ईच अदर व्हेन दे शेयर डेटा और रिसोर्सेज। तो हमने देखा था कि मल्टी थ्रेडिंग में जो होता है वो डेटा और मेमोरी और जो रिसोर्सेज होते हैं वो शेयर होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या हो सकती है, ये सब चीजें तीन प्रॉब्लम्स को लीड कर सकती हैं, जो कि होता है रेस कंडीशन, इनकंसिस्टेंट डेटा, डेडलॉक्स और लाइव लॉक्स। ओके, तो हमें इसमें से शायद रेस कंडीशन नहीं पता है और डेडलॉक्स नहीं पता। इनकंसिस्टेंट डेटा का मतलब वही हो गया हमारा कि हमारे डेटा में कुछ इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, हमें पता नहीं है कि वो अपडेट होकर क्या बन गया है। एक बार ध्यान से देख लेते हैं कि क्या होता है। Imagine two threads incrementing the same counter. मान लो कि हमारे पास एक काउंटर है, ठीक है, अब दो थ्रेड्स हैं, वो इकट्ठे हो रहे हैं, वो इकट्ठे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। They look simple, but under the hood, counter plus 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 involves reading the value of counter, incrementing it and writing it back. So पहले क्या होगा, थ्रेड वन या थ्रेड टू दोनों के दोनों क्या करेंगे, पहले वो काउंटर की वैल्यू पढ़ेंगे, उसके बाद उसे इंक्रीमेंट करेंगे, उसके बाद उस वैल्यू को अपडेट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास तीन प्रोसेसेस हैं जो हमारा थ्रेड वन और थ्रेड टू दोनों एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मान लो विदाउट सिंक्रोनाइजेशन दे थ्रेड माइट रीड द सेम वैल्यू। ठीक है, अब हम सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, ठीक है, तो काउंटर की वैल्यू क्या थी, 101। मान लो 101 थी, तो थ्रेड वन ने ये वैल्यू पढ़ी और थ्रेड टू ने भी ये वैल्यू पढ़ी। अब थ्रेड वन ने कुछ कुछ किया, ठीक है, उसकी वैल्यू प्लस करी और उसको क्या कर दिया, 102 कर दिया। ठीक है, बट इससे पहले कि काउंटर टू भी अपनी जो थ्रेड टू भी अपनी काउंटर की वैल्यू इंक्रीज कर पाता, थ्रेड वन ने उसे इंक्रीज करके अपडेट कर दिया। ठीक है, अब जब काउंटर टू इसको करेगा तो काउंटर टू के अकॉर्डिंग भी ये 102 होनी चाहिए थी, मगर इसका मतलब ये हुआ कि एक इंक्रीमेंट रह गया। थ्रेड वन ने अपना इंक्रीमेंट तो कर दिया बट थ्रेड टू अपना इंक्रीमेंट नहीं कर पाया, जो और जो आंसर आया वो 102 ही हो गया। वन प्लस हमारा 101 से आना चाहिए था 103। ठीक है, क्योंकि थ्रेड वन भी एक बार इंप्लीमेंट कर रहा है और थ्रेड टू भी एक बार इंक्रीमेंट कर रहा है, मगर क्योंकि दोनों ने इकट्ठे सेम चीज को पढ़ लिया और थ्रेड वन ने थ्रेड टू से पहले इंप्लीमेंट कर दिया और थ्रेड टू ने जब इंप्लीमेंट किया तो 102 वहीं रह गया, वो इंक्रीमेंट नहीं कर पाया। ओके, तो हमारी जो फाइनल वैल्यू हो गई वो हो गई 102, जबकि हमारी फाइनल वैल्यू होनी चाहिए थी 103। तो ये हो गया अनप्रिडिक्टेबल और इनकंसिस्टेंट डेटा। ठीक है, इन केसेस में हमें यूज करना होता है सिंक्रोनाइजेशन का। अब देखते हैं एक और बार थोड़ा सा, क्रिटिकल सेक्शन। तो क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन इज अ पार्ट ऑफ कोड, ये कोड का एक पार्ट होता है जहाँ पे जो शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो it is a part of code that accesses shared resources and must not be executed by more than one thread or process at the same time. तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई जो क्रिटिकल सेक्शन होता है ना, कोड का वो पार्ट होता है जहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्क होता है कि इनकंसिस्टेंसी आ सकती है या रेस कंडीशन हो सकती है या डेडलॉक हो सकते हैं। तो ये वाला सेक्शन जो है ना, इस सेक्शन को एक थ्रेड या एक टास्क ही एग्जीक्यूट करेगा एक बारी में, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके रूल्स होते हैं कुछ। पहली जो होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, तो सिर्फ एक ही थ्रेड इसको एग्जीक्यूट करेगा एक टाइम में। ठीक है, प्रोग्रेस, इफ नो थ्रेड इज इन क्रिटिकल कंडीशन सेक्शन देन अदर शुड बी एबल टू एंटर। अगर कोई भी नहीं है उस थ्रेड उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर तो बाकी थ्रेड जिन्हें वो पार्ट यूज करना है वो आ सके कि उनपे कोई ब्लॉक ना हो, कोई वेटिंग टाइम पे ना हो। बाउंडेड वेटिंग, a thread should not wait forever to enter a critical section। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक थ्रेड पकड़ के ही बैठ गया है क्रिटिकल सेक्शन को और दूसरा आने की कोशिश कर रहा है बट आ नहीं पा रहा है। ओके, तो एक टाइम पे एक ही थ्रेड उसे यूज करेगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि अगर वो खाली पड़ा है तो दूसरे थ्रेड्स भी उसमें आ सके। थर्ड थिंग, एक थ्रेड को फॉरएवर वेट ना करना पड़े एक क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए। तो एक बार इसका कोड देख लेते हैं। अभी हमारे कोड में क्या है, okay, हमारे कोड में है पब्लिक क्लास काउंटिंग एप्पल। अभी हमने एक क्लास बनाई है जिसका नाम है काउंटिंग एप्पल, तो इसमें हम एप्पल काउंट कर रहे हैं। तो हमारा जो इनिशियली एप्पल की वैल्यू है वो क्या है, 0, इंट एप्पल 0। हमने इसमें दो मेथड डाले हैं। पहला मेथड क्या कर रहा है, एप्पल के काउंट को बढ़ा रहा है।
एप्पल प्लस प्लस। दूसरा मेथड क्या कर रहा है, गेट एप्पल, रिटर्न एप्पल कर रहा है, मतलब एप्पल का कितना नंबर अभी प्रेजेंट टाइम पे एप्पल की वैल्यू क्या है वो रिटर्न कर रहा है। ओके, अब हमने नीचे बनाया है एक अपनी थ्रेड क्लास, लिखा है पब्लिक क्लास माय थ्रेड एक्सटेंड थ्रेड, तो एक्सटेंड कर रहे हैं हम थ्रेड को, तो ये बना रहा है हमारा थ्रेड। अब हमने क्या किया, पब्लिक काउंटिंग एप्पल, पब्लिक माय थ्रेड, तो इसमें हमने एक एट्रीब्यूट डाल दिया है पब्लिक काउंटिंग एप्पल का। ओके, अब हमने क्या किया है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है। ये देखो पब्लिक माय थ्रेड, माय थ्रेड हमारी क्लास का नाम है, कि हम इसमें अपना पैरामीटर डाल सकते हैं काउंटिंग एप्पल का, और वो एप्पल की वैल्यू में स्टोर हो जाएगा। ओके, अब हमने क्या किया है, ओवरराइड करके एक रन फंक्शन बनाया है। ये वही हमारा सिंटैक्स, और हमने एक रन फंक्शन बनाया है जो क्या कर रहा है, अब इसमें भी एक लूप चला है, इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेकर आई की वैल्यू जब तक 1000 से कम है तब तक हम आई को प्लस 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 कराते रहेंगे। ठीक है, आई को इंक्रीमेंट करते रहेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है, वो काउंट कर रहा है एप्पल डॉट एडिंग को। तो हमारा जो एप्पल फंक्शन का एडिंग पार्ट था, इसमें वो क्या कर रहा था, एप्पल की वैल्यू +1 कर रहा था। और ये लूप कितनी बार चल रहा है, ये लूप 1000 बार चल रहा है, मतलब हम एप्पल की वैल्यू को 1000 बार प्लस कर रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1000। ठीक है, तो हमारा आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड इट शुड बी 1000। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अपनी मेन क्लास में आ गए। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन काउंटिंग एप्पल इज इक्वल्स टू न्यू एप्पल का। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे काउंटिंग एप्पल का एक नया ऑब्जेक्ट बना लिया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम भी एप्पल है। मगर अब हमने क्या किया है, हमने माई थ्रेड बॉक्स वन, तो बॉक्स वन हमारा पहला थ्रेड का नाम क्या है, बॉक्स वन, और दूसरे थ्रेड का नाम है हमारा बॉक्स टू, और इसमें हमने जो पैरामीटर डाला है वो डाला है एप्पल। ठीक है, तो बॉक्स वन को हमने किया स्टार्ट और बॉक्स टू को भी हमने किया स्टार्ट। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने अपने थ्रेड बनाए, दो थ्रेड बनाए, थ्रेड वन का नाम था बॉक्स वन और थ्रेड टू का नाम था बॉक्स टू। ठीक है, तो जो हमने देखा था, ठीक है, अब हमारे जो थ्रेड्स हैं ये वाला पार्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो थ्रेड वन और थ्रेड टू को मिला के हमारे एप्पल का काउंट कितना हो जाना चाहिए, हमारे एप्पल का काउंट हो जाना चाहिए 2000। ठीक है, हमारे एप्पल का काउंट हो जाना चाहिए 2000। अब हमने क्या किया है, हमने ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगा दिया है ताकि अगर हमारा कोई एक्सेप्शन आता है तो हम उसे कैच कर लें। ठीक है, बॉक्स वन डॉट ज्वाइन बॉक्स टू डॉट ज्वाइन, मतलब कि इन दोनों के प्रोसेस खत्म होने के बाद ही हमें ये वाली लाइन, हमारी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो। अब हमने क्या करा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट एप्पल गेट एप्पल, मतलब एप्पल की वैल्यू को प्रिंट कर दो। तो हमारा आंसर आना चाहिए था 2000, बट यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 1890 और 1777 और ऐसे रैंडम आंसर्स। तो ऐसा क्यों हो रहा है, रेस कंडीशन, इसे हम कहते हैं रेस कंडीशन। ठीक है, जो हमने काउंटर वाला पार्ट पढ़ा था कि जैसे दोनों ने सेम चीज को लिख लिया और सेम चीज को ही इम्प्लीमेंट कर दिया, वही चीज यहाँ पर हो रही है, सेम चीज हो रही है, दोनों ने एप्पल को सेम टाइम पे पढ़ लिया, एक ने पहले इम्प्लीमेंट कर दिया और दूसरा इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, तो एप्पल 2000 के बदले कुछ और छोटा सा नंबर आ रहा है, 7777 आ रहा है, 1890 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, बट 2000 नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, इसे हम कहते हैं रेस कंडीशन। रेस कंडीशन अकर्स व्हेन टू और मोर concurrent processes or threads share access a shared resource and the final outcome depends on the relative timing of their execution। क्या हो रहा है, जो हमारा आउटकम है वो उन दोनों की रिलेटिव टाइमिंग पे डिपेंड कर रहा है कि कहीं किसी ने पहले तो नहीं पढ़, कहीं दोनों ने साथ में सेम वैल्यू तो नहीं पढ़ ली और सेम वैल्यू को इंक्रीमेंट करने की कोशिश तो नहीं करी। तो दिस इज कॉल्ड रेस कंडीशन। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं हमने क्या किया। हमने एक क्लास बनाई थी जिसमें हमने एक एट्रीब्यूट रखा था एप्पल का, एप्पल की वैल्यू थी 0। दो मेथड बनाए थे जिसमें एक में हम ऐड कर रहे थे, एडिंग मेथड में हमने एप्पल की वैल्यू 1 से बढ़ा दी थी, गेट एप्पल में हमने क्या कहता है, एप्पल की वैल्यू रिटर्न कर दी थी। ओके, बट फिर हमने एक अपना थ्रेड बनाया जिसमें माय थ्रेड उसका नाम था, उसको एक्सटेंड किया थ्रेड से, उसमें भी हमने पब्लिक काउंटिंग एप्पल का एप्पल एट्रीब्यूट रखा। अब उसमें हमने क्या किया, हमने एक पैरामीटर डाला। ओके, हमने क्या कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया इसका कि हम काउंटिंग एप्पल को लेंगे और दिस एप्पल को एप्पल, दिस एप्पल इज इक्वल्स टू एप्पल, जो ये एप्पल है वो हमारा
काउंटिंग एप्पल का एप्पल बन जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ओवरराइड किया, मेथड वॉइड रन किया। रन फंक्शन में हमने एक लूप चलाया जो 1000 बार चलेगा और एप्पल की वैल्यू को एक 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 करके ऐड करता रहेगा। तो जब एप्पल की वैल्यू एक 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 करके ऐड होगी तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए 1000। एट द एंड एक थ्रेड को एग्जीक्यूट करके हमारी वैल्यू होनी चाहिए 1000। और फिर हमने अपनी मेन क्लास में देखा, हमने अपनी मेन क्लास में क्या देखा, हमने मेन क्लास में दो थ्रेड बनाया, बॉक्स 1 और बॉक्स 2। उनको स्टार्ट किया, उनको ट्राई बॉक्स में रखा, ट्राई एंड कैच बॉक्स में रखा। ठीक है, तो बॉक्स 1 और बॉक्स 2 को ज्वाइन कर लिया, मतलब कि इन दोनों के प्रोसेस खत्म होने के बाद हमारी स्टेटमेंट प्रिंट हो। ठीक है, फिर हमने अपनी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाया, तो हमें पता चलता है कि जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम था, जो हमें सोचा था कि हमने एक थ्रेड 1000 बार करेगा तो दो थ्रेड 2000 बार करेंगे, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे इसमें कोड में रेस कंडीशन आ गई। रेस कंडीशन क्या होती है? रेस कंडीशन होती है जब दो या दो से ज्यादा प्रोसेस इकट्ठे एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं और एक शेयर्ड रिसोर्स को यूज कर रहे होते हैं, तो जो हमारा आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है दोनों की रिलेटिव टाइमिंग पे, कि दोनों ने कहीं सेम टाइम पे सेम चीज ना पढ़ ली हो और सेम चीज एग्जीक्यूट ना कर दी हो, जिसकी वजह से एक चीज रह जाती है। ठीक है, इसको इस चीज को अवॉइड करने के लिए वी यूज सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड। तो जो हमारा क्रिटिकल बॉक्स होता है, क्रिटिकल पार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं ना क्रिटिकल सेक्शन, जहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्क होता है कि यहाँ पे गड़बड़ होगी, क्योंकि यहाँ पे एक रिसोर्स शेयर हो रहा है, उसमें हम यूज करते हैं सिंक्रोनाइज कीवर्ड का। वहां पे हम उसके आगे एक सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगा देते हैं। हमारा कोड था जहाँ पे हम एप्पल की वैल्यू को ऐड कर रहे थे, क्योंकि एप्पल क्या है, एप्पल यहाँ पे एक शेयर्ड रिसोर्स है। तो यहाँ पे एक शेयर्ड रिसोर्स है एप्पल और हम एप्पल की वैल्यू को कर रहे हैं ऐड, तो ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन है और इसको बचाने के लिए हम यूज करते हैं सिंक्रोनाइज कीवर्ड का। सो इन जावा, synchronize keyword is used to prevent race conditions by ensuring that there only one thread at a time can execute a block of code. तो यार सिर्फ एक ही थ्रेड एक बारी में एक बॉक्स ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर सकता है। ये पूरा बॉक्स जो है एप्पल ऐड वाला, ये सिर्फ एक ही थ्रेड घुसेगा इस एक टाइम पे, एक ही थ्रेड इसे यूज कर पाएगा। और the method that access the shared resources, it provides mutual exclusion and helps in managing the critical sections in multi-threaded programs. तो मल्टी थ्रेडिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। बहुत ज्यादा क्यों यूज होता है? क्योंकि हम चाहते हैं कि एक ही थ्रेड एक बारी में यूज कर पाए इस चीज को, क्योंकि एक शेयर्ड रिसोर्स है। और इससे क्या आंसर आया हमारा 2000। जब हमने इसको ऐसे सिंक्रोनाइज कीवर्ड के साथ रन किया तो हमारा आंसर, हमारा एक्सपेक्टेड आंसर आ रहा है। अब आ जाते हैं अपने लॉक पे। तो अभी हमने डेडलॉक्स देखा था, डेडलॉक एक कंडीशन देखी थी। ठीक है, तो डेडलॉक, लॉक क्या होता है? लॉक इज अ सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म। लॉक सिंक्रोनाइजेशन में यूज होता है। सिंक्रोनाइजेशन कैसे इंश्योर करता है कि एक बारी में एक ही थ्रेड आ रहा है? तो इसका आंसर है लॉक। लॉक क्या करता है? लॉक ओनली अलाउज वन थ्रेड टू एक्सेस अ क्रिटिकल सेक्शन, अ शेयर्ड रिसोर्स एट अ टाइम, व्हाइल अदर्स वेट अंटिल द ब्लॉक इज रिलीज। मतलब क्या है? मान लो कि एक तुम्हारे पास नोटबुक है, ठीक है, इस पे दो बंदे काम कर रहे हैं। तो एक बॉय काम कर रहा है और एक गर्ल काम कर रही है। ठीक है, अब दोनों के दोनों इकट्ठे कुछ ना कुछ लिखने में लगे हैं, तो ये हमारा शेयर्ड रिसोर्स है। तो अगर कुछ भी ग्लिबरिश लिख रहे हैं तो मतलब समझ नहीं आएगा कि बॉय ने क्या लिखा, गर्ल ने क्या लिखा। एग्जैक्टली, सो वी व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज अ लॉक। तो जब बॉय की टर्न आएगी तो बॉय अपने रिसोर्स पे लगा लेगा लॉक, जिसमें सिर्फ वही काम कर सकता है। ठीक है, और फिर जब उसकी टर्न खत्म हो जाएगी, जब उसका टाइम स्पैन खत्म हो जाएगा, तो वो गर्ल को दे देगा, अनलॉक करके गर्ल को दे देगा, और फिर गर्ल लगा देगी लॉक, कि जब तक वो यूज कर रही है तो सिर्फ वही यूज कर पाए और कोई ना यूज कर पाए। ऐसे ऐसे करके हम लॉक्स का यूज कर सकते हैं। ओके, अब क्या होता है? अलाउज ओनली वन थ्रेड टू एक्सेस क्रिटिकल सेक्शन एट अ टाइम व्हाइल अदर्स वेट अंटिल इट्स रिलीज। ठीक है, अब विदाउट लॉक्स क्या होता है? बिना लॉक के टू थ्रेड्स में रीड, मॉडिफाई और राइट द शेयर डेटा एट द सेम टाइम। ठीक है, तो क्या करेंगे अगर लॉक नहीं होगा? तो दो थ्रेड्स इकट्ठे रीड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं शेयर डेटा को, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था, रेस कंडीशन हो सकती है। ठीक है, दिस कैन लीड टू रेस कंडीशंस, करप्टेड डेटा एंड अनएक्सपेक्टेड प्रोग्राम बिहेवियर। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि जो हम चाह रहे हैं वो ना हो पाए। लॉक्स क्या करता है? लॉक्स हेल्प करता है सिंक्रोनाइजेशन में।
अब लॉकिंग भी दो तरीके की होती है, इंट्रिंसिक लॉकिंग और एक्सट्रिंसिक लॉकिंग। इंट्रिंसिक लॉकिंग क्या होती है? एन इंट्रिंसिक लॉक इज अ बिल्ट इन लॉकिंग मैकेनिज्म प्रोवाइडेड बाय एवरी जावा ऑब्जेक्ट। तो हर जावा के पास पहले से ही एक लॉक होता है, ठीक है। इसको यूज करने, उस लॉक को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज करते हैं। इट इज ऑटोमेटिकली एसोसिएटेड विद ईच ऑब्जेक्ट इंस्टेंस used when synchronizing critical sections using synchronized keyword। तो सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज करके ही हम इंट्रिंसिक लॉकिंग को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बट हमारे पास एक और तरीके की लॉकिंग होती है जो होती है एक्सट्रिंसिक लॉकिंग। एक्सट्रिंसिक लॉकिंग क्या होता है? एक्सट्रिंसिक लॉक्स इन जावा प्रोवाइड मैनुअल एक्सप्लिसिट कंट्रोल ओवर द थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। तो हम खुद बता सकते हैं उसको कि कौन सा थ्रेड पहले यूज होगा, कौन से थ्रेड को बाद में लॉक मिलेगा, कौन सा थ्रेड को ज्यादा देर के लिए लॉक मिलेगा, कम देर के मिलेगा। तो मैनुअली बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं कि लॉकिंग कैसे होगी। Intrinsic locks are external objects that allow for advanced features and multiple condition variables for complex thread coordination। ठीक है, तो complex thread coordination के लिए extrinsic locks बहुत अच्छे होते हैं। They also support fairness policies ensuring the threads acquire the locks at first come first serve manner। तो ये क्या कर सकते हैं, ये सपोर्ट कर सकते हैं फेयरनेस पॉलिसीज को, ताकि हर थ्रेड को एक चांस मिले, जो पहले आ रहा है उसको पहले मिल रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, रिड्यूसिंग स्टारवेशन। ऐसा ना हो कि कोई एक पकड़ के बैठ गया है एंड एक वेट करता जा रहा है। while offering greater flexibility and control, extrinsic locks require careful management of lock and unlock। अब क्या हो रहा है कि जब हम चीजें मैनुअली कर रहे हैं तो लॉक और अनलॉक फंक्शंस को या मेथड्स को हमें खुद ही करना पड़ता है। तो इसमें बहुत केयरफुली करना पड़ता है कि कहीं हम कुछ डेडलॉक कंडीशन या रिसोर्स लीक्स की कंडीशन ना क्रिएट कर दें। ओके, फॉर प्रिसाइज सिंक्रोनाइजेशन। अब क्या हो रहा है, व्हाट इज डेडलॉक? अब हम आ चुके हैं अपने मेन मुद्दे पे कि डेडलॉक क्या होता है। डेडलॉक हैपेंस व्हेन टू और मोर थ्रेड्स आर वेटिंग फॉर ईच अदर फॉरएवर, नन ऑफ देम कैन कंटिन्यू। अब क्या हो रहा है, मान लो मेरे पास थ्रेड T1 है, ठीक है, और थ्रेड T2 है। इन दोनों को ही अपने किसी नोटबुक पे काम करना है, ठीक है। तो थ्रेड T1 के पास क्या है, पेन है, और ये इसको लॉक करके बैठा है और वेट कर रहा है नोटबुक के आने का। बट जो थ्रेड T2 है इसके पास नोटबुक है, और अब ये इसको लॉक करके बैठा है और वेट कर रहा है पेन के आने का, ठीक है। तो अब ये दोनों के दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, और ना इसका काम हो पा रहा है ना उसका काम हो पा रहा है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं डेडलॉक। डेडलॉक क्या होता है? Simple example, thread 1 locks resource 1 and waits for resource 2, while thread B locks resource 2 and waits for resource 1. Now both threads are stuck because each is holding something the other one needs. This is called deadlock। ठीक है, डेडलॉक की चार कंडीशंस होती हैं। पहली चीज होती है म्यूचुअल एक्सक्लूशन। ओनली वन थ्रेड कैन यूज ओनली वन रिसोर्स, ठीक है, कि अगर एक बारी में एक ही यूज कर पा रहा है। दूसरी चीज होती है होल्ड एंड वेट, होल्डिंग वन रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर अनदर, कि हम एक रिसोर्स को वेट करके बैठे हैं और हम वेट कर रहे हैं कि दूसरा रिसोर्स खुद आ जाएगा, ठीक है। अब आ रहा है नो प्रीएम्पशन, रिसोर्स कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, हम फोर्स के थ्रू रिसोर्सेज को नहीं ले सकते। और सर्कुलर वेट, अ साइकिल ऑफ थ्रेड्स वेटिंग फॉर ईच अदर। साफ सीधी बातों पे मुझे दो चीजों से काम करना था, बट मैं एक ही चीज को यूज कर सकती हूँ, ठीक है। और मैं उस चीज को भी जो चीज मेरे पास है मैंने उसको भी लॉक कर लिया है, और मैं वेट कर रही हूँ दूसरे के लिए। रिसोर्सेज कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, कोई फोर्स से मेरा रिसोर्स नहीं ले सकता, मैं किसी से फोर्स से उसका रिसोर्स नहीं ले सकती। सर्कुलर वेट, कि सबके सब ऐसे एक एक करके दो जने, जैसे अभी दो जने बैठे थे, तीन जने भी हो सकता है कि तीन जनों ने बैठ रखे हों, चार जने, पांच जने, बहुत सारे जने बहुत सारी चीजों को लॉक करके बैठे हैं और वेट कर रहे हैं कि दूसरी चीज आने का, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड डेडलॉक कंडीशन, where one resource locks its own resource and waits for the other, while the other one locks its resource and waits for the other। okay? अब हमारी मल्टी थ्रेडिंग हो गई है यहाँ पर कंप्लीट, और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अलाउ करता है यूजर्स को सॉफ्टवेयर के साथ इंटरैक्ट करने में। ओके, सो एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अलाउज यूजर्स टू इंटरैक्ट विद सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस यूजिंग विजुअल एलिमेंट्स लाइक विंडोज, बटन्स, मेन्यूज, आइकन्स rather than text based commands। ओके, तो क्या कह रहा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हेल्प करता है जिन लोगों को कोडिंग नहीं आती। ओके, वी वांट द वेबसाइट टू बी वेरी इंटरेक्टिव विद द यूजर, डज नॉट मैटर कि उसे कोडिंग आती है या नहीं आती।
Okay, it wants the to be very user friendly. Okay, to provide a visual way to interact. So GUI provides a visual way to interact with a computer program using graphical components like buttons, text fields, checkboxes, etc. instead of typing commands. It makes the software more user friendly and accessible. तो जब भी हम अपना सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या उसे खोलते हैं, तो वी वांट कि हमारा काम जल्दी हो और आसान तरीके से हो। वी डोंट वांट कि हम वहाँ पे कमांड लिखने बैठे। इसलिए इसको और विजुअल और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए हम यूज करते हैं जीयूआई, जिसमें हम बटन यूज करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स यूज करते हैं, चेक बॉक्सेस यूज करते हैं। ओके, सो बेसिकली जो हमारा यूआई होता है, ओके, यूजर इंटरफेस होता है कि हमारे एज अ यूजर मुझे सॉफ्टवेयर के कौन सी फ्रंट पेज दिख रहा है, मुझे उसका बैक एंड नहीं देखना है, मुझे उसका फ्रंट एंड देखना है, मुझे उसका आगे वाला पार्ट जो कैसे बिल्डअप हुआ है, कैसे वो यूजर के साथ इंटरेक्ट करता है, वो देखना है। ओके, सो इंट्रोडक्शन टू AWT. AWT, Abstract to Window Toolkit, is Java's original GUI framework. So Java के बहुत सारे frameworks आए हैं GUI के, but जो original one है, जो सबसे पहले आया था, वो था AWT for creating window-based applications. Okay, it is a part of Java Foundation classes. Java Foundation classes का part है, using native OS components. OS मतलब Windows, Mac, Linux. Heavyweight, that means buttons, text fields, etc. look different on Mac, OS, Linux एंड विंडोज। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि जो नेटिव OS कंपोनेंट्स है वो यूज करता है। मतलब कि अगर मैंने कुछ बटन बनाया है विंडोज पे, तो वो विंडोज पे अलग दिखेगा, मैक पे अलग दिखेगा, लिनक्स पे अलग दिखेगा। अकॉर्डिंग टू द OS उसका अपीयरेंस चेंज हो जाएगा। ओके, सुटेबल फॉर सिंपल GUI एप्लीकेशन। तो ये सिंपल GUI एप्लीकेशन के लिए काफी सही है। तो AWT की हमारे की फीचर्स हैं कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, रिलाइज ऑन OS फॉर रेंडरिंग, जो अभी हमने बात करी कि वो विंडोज, मैक और लिनक्स पे अलग अलग दिखेगा। लाइट वेट है कंपेयर टू स्विंग और जावा एफएक्स। तो स्विंग और जावा एफएक्स आर द नेक्स्ट फ्रेमवर्क्स दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि अब ज्यादा फ्रेमवर्क्स आ गए हैं और बेटर फ्रेमवर्क्स आ गए हैं। तो स्विंग एंड जावा एफएक्स आर लिटिल बिट बेटर, बट लाइट वेट हमारा AWT है, इवेंट ड्रिवन है, रिस्पॉन्स टू क्लिक, की प्रेसेस, कंटेन्स बेसिक कंपोनेंट्स जैसे लेबल, टेक्स्ट फील्ड्स। ओके, अब हम आ गए हैं AWT के कंपोनेंट्स में। So this is a very important diagram जहाँ पे हम दिखाते हैं कंपोनेंट्स की हायरार्की। तो जैसे हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बटन होता है, लेबल होता है, चेक बॉक्स होता है, चॉइस होता है, स्क्रॉल बार होता है, स्क्रॉल बार जिससे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, लेबल जो हमारा लेबल होता है, बटन्स जिसे हम टिक करते हैं, चेक बॉक्सेस जिसमें टिक टिक कर छोटे छोटे ऐसे बॉक्सेस होते हैं जिनमें हम टिक टिक करते हैं। तो ये बेसिकली वही चीजें हैं जो हम ग्राफिकली देखते हैं अपने इंटरफेस पे, ठीक है। ये सब वही चीजें जो हम जैसे कोई वेबसाइट पे जाते हैं तो कोई बटन होता है, हम उसे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये वही चीजें हैं, ये वही कंपोनेंट्स हैं। फिर हमारे पास एक कंपोनेंट होता है दैट इज कॉल्ड कंटेनर। तो कंटेनर क्या करता है? कंटेनर बाकी कंपोनेंट्स को रखता है। तो कंटेनर के अंदर भी हमारे पास फर्दर डिविजन्स हैं, जैसे विंडोज, विंडोज के अंदर भी दो डिविजन है, फ्रेम और डायलॉग। फिर हमारे पास पैनल है, पैनल के अंदर एप्लेट आता है। तो कंटेनर्स कुछ नहीं है, कंटेनर्स आर द कंपोनेंट्स दैट कैन स्टोर अदर कंपोनेंट्स, ठीक है। एक विंडोज में बटन हो सकती है, लेबल हो सकता है, चेकबॉक्स हो सकता है, बट किसी बटन में ये सब नहीं हो सकते हैं। बटन कैन नॉट होल्ड अदर थिंग्स, बट कंटेनर्स कैन होल्ड अदर थिंग्स। सो अब हम आ जाते हैं, जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं। ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। अब हम आ जाते हैं, ईच कंपोनेंट टिपिकली हैज 3 की थिंग्स एसोसिएटेड विद इट। पहली चीज आ जाती है प्रॉपर्टीज। हर एक कंपोनेंट की अंदर 3 चीजें होती हैं प्रॉपर्टीज, कि डिफाइन करता है कि कैसे लुक करता है, कैसे बिहेव करता है, ठीक है। बेसिकली कि कहाँ है, कैसे लुक करता है एंड ऑल। सो प्रॉपर्टीज आर द एट्रीब्यूट्स, उसकी क्वालिटीज। फिर आ जाता है हमारे पास इवेंट्स। दीज आर एक्शंस दैट परफॉर्म दैट हैपन ऑन द कंपोनेंट। जैसे मान लो मेरे पास एक बटन है, मैंने उस पर क्लिक किया, तो अब जो कोड रन होगा, जो उसके बैकएंड पे जो कोड रन होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या कोड रन होगा, उसे हम कहते हैं इवेंट। ओके, जैसे मान लो कि मैंने ये बटन का इसमें लिखा था सबमिट, ठीक है। अब मैंने इसे क्लिक किया, तो आई डोंट नो कि पीछे क्या चल रहा है बैकएंड में, ठीक है। कोई कोड, एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड होगा जिसमें लिखा होगा कि जो फाइल अपलोड की है मैंने वो सबमिट हो जाए। सो दिस इज इवेंट। देन वी हैव इवेंट हैंडलर्स। दीज आर मेथड्स, ठीक है, ये मेथड होते हैं या क्लासेस दैट हैंडल द इवेंट
एंड डिफाइन व्हाट शुड हैपन व्हेन एन इवेंट अकर्स। तो हमने ये देखा कि जो इवेंट होता है, तो जब ये इवेंट होगा, जब ये इवेंट चलेगा, तो क्या होगा, ये सब हैंडल कौन करेगा, ये इवेंट हैंडलर्स हैंडल करेंगे, ठीक है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हर एक कंपोनेंट के पास तीन की थिंग्स होंगी, प्रॉपर्टीज, इवेंट्स और इवेंट हैंडलर्स। अब आ जाते हैं नीचे, वी हैव कंपोनेंट क्लास। सो जावा इज अ वेरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। सो इस चीज में हर एक चीज ऑब्जेक्ट होती है, क्लास होती है। सो कंपोनेंट्स भी हमारी क्लासेस होते हैं। कंपोनेंट्स क्लासेस इन जावा आर बिल्डिंग ब्लॉक्स used to create graphical user interfaces. Okay, these classes are part of Java AWT package. तो हमारे पैकेज का नाम है java.awt एंड वो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट विजुअल एलिमेंट्स को, जैसे कि बटन्स, लेबल्स, टेक्स्ट फील्ड्स, चेकबॉक्स, जो हमने ऊपर पढ़े, बेसिकली वही सब। Each of these elements is called component because it can be placed on a window or a panel. ठीक है, अब ये component इसलिए है क्योंकि इसको हम विंडो या पैनल में दिखा सकते हैं, किसी कंटेनर के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। ऑल कंपोनेंट क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम मेन कंपोनेंट क्लास, जैसे हमने ऊपर हायरार्की देखी थी। सो ये बेसिक, दीज आर द चिल्ड्रन क्लासेस ऑफ दिस पेरेंट क्लास, ओके। So component classes which provide basic features like setting size, color, and position. By using these classes, we can build windows that users can see and interact with, making Java programs user-friendly and interactive. Basically, ये GUI का पार्ट है, component classes, जैसे हमने जो ऊपर components पढ़े, these are all classes, okay, जो inherit करती हैं from a base class called component class. बेस क्लास कॉल कंपोनेंट क्लास। फिर एक कंटेनर है, कंटेनर में विंडोज, जैसे विंडो है हमारे पास, तो इसमें हम बहुत सारे बटन्स रख सकते हैं, लेबल रख सकते हैं, चेक बॉक्स रख सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंपोनेंट। कंटेनर इज नथिंग बट अ स्पेशल टाइप ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नीचे। तो कंपोनेंट क्लास के हमारे पास चार मेन चार तीन व्हाट डू वी से की थिंग्स हैं, ओके। वी चार की थिंग्स हैं क्योंकि ये क्लास है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा क्लास के साथ कंस्ट्रक्टर, फिर वही हमारा मेथड, इवेंट और प्रॉपर्टीज। तो ये मेथड स्लैश इवेंट हैंडलर, तो ये हमारी चार की थिंग्स हैं, ओके। अब हम आ गए हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं बटन का, ठीक है। तो बटन एक क्लास है, कंस्ट्रक्टर से हमने क्रिएट किया न्यू बटन ऑब्जेक्ट, उसका लेबल सेट किया, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बटन की साइज कितना है, कलर कितना है, उस पर क्या लिखा है, एक्सेट्रा। मेथड यूज टू सेट प्रॉपर्टीज ऑफ बटन लाइक इट्स कलर। अब मेथड मतलब इवेंट हैंडलर, ओके। सो इवेंट हैंडलर इन दोनों को हैंडल करेगा। इवेंट्स हैंडल्स व्हाट हैपेंस व्हेन यूजर इंटरैक्ट्स विद द बटन बाय क्लिकिंग इट। ओके बटन था, मैंने इसे क्लिक कर दिया, तो सब कुछ सबमिट हो गया, सब कुछ एक्सेप्ट हो गया, ओके। वेरी इजी। अब हम आ जाते हैं कंटेनर क्लास पे। तो अभी हमने कंटेनर्स पढ़े, विंडोज, पैनल्स, तो अब हम पढ़ रहे हैं कंटेनर क्लास। इन जावा, container class is a special type of component that can hold other components like button, label, text field, etc. It is a part of Java AWT toolkit, okay, and is a subclass of component class. तो ये भी component class की subclass है, ठीक है। Containers are essentially in building complex GUIs because they can group and organize various components. तो एक container class के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स को हम रख सकते हैं, जैसे बहुत सारे बटन्स को रख सकते हैं, बहुत सारे स्क्रॉल बार को रख सकते हैं। A container is a special component that can hold on to other components. A common containers are frame, panel, dialog, okay. Layout managers are used inside containers to organize the components. अब ये layout managers क्या होता है, इसे हम आगे पढ़ेंगे।
बट हम लेआउट मैनेजर को यूज करते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइज कर सके अपने कंपोनेंट्स को. You add components to containers using the add method. Simple, easy. अब हम पढ़ते हैं what is a layout manager in Java. So layout manager क्या होता है? Layout manager help करता है placement of components में और size, मतलब उनकी placement करने में, size दिखाने में, बताने में कि किसका क्या size होना चाहिए, किसकी क्या placement होनी चाहिए. ठीक है. So in Java, a layout manager is an object that manages the placement and sizing of components within a container, ensuring a responsive and user-friendly interface. एक कंटेनर के अंदर, हमारी कंटेनर क्लास के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हम प्लेस करेंगे. उन्हें कहाँ प्लेस करना है, किस साइज में प्लेस करना है, इंश्योर करना है कि वो रिस्पॉन्सिव हो और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हो. इसके लिए हम यूज करते हैं अपने लेआउट मैनेजर का. They are essential for GUI applications as they determine how components are arranged when a window is resized or when a different screen resolutions are used. तो यही बताता है कि अगर हम अपनी विंडो को जैसे हम शॉर्ट कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, ठीक है, तो वो किस प्रोपोर्शन में रहनी चाहिए, कैसे कंपोनेंट्स को रीसाइज करना है. और अगर हमारे पास दूसरी स्क्रीन है, कोई बड़ी स्क्रीन है, कोई फोन है, कोई लैपटॉप है, कोई टैबलेट है, तो किस स्क्रीन रेजोल्यूशन पे वो कैसा दिखेगा. ओके. अब हमारे पास आ जाते हैं 5 टाइप्स ऑफ लेआउट मैनेजर्स. पहला टाइप है फ्लो लेआउट, बॉर्डर लेआउट, कार्ड लेआउट, ग्रिड लेआउट और ग्रिड बैग लेआउट. अब एक एक करके समझते हैं कि कौन सा कहाँ पे कैसे यूज होता है. पहला हम आते हैं बॉर्डर लेआउट पे. बॉर्डर लेआउट क्या करता है? बॉर्डर से मतलब समझ रहे हो, बॉर्डर बनाना. Okay, boundary. This layout will display the components along the border of the container. अब ये क्या करेगा? ये along the border of the container करेगा. This layout contains 5 locations where the component can be displayed. Locations are north, south, east, west and center. The default region is center. क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि वो एक स्क्रीन को, जो हमारा जो भी एक कंटेनर है, ओके, जो भी हमारा कंटेनर है उसको वो 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. नॉर्थ, देखो पहले क्या करेगा, वो एक कंटेनर लेगा, पहले वो बनाएगा नॉर्थ, फिर वो बनाएगा साउथ, देन ईस्ट एंड देन वेस्ट, और जो बीच में बच गया वो है हमारा सेंटर. ठीक है, ऐसे. अब वो क्या करेगा, अब जो भी उसे अपने कंपोनेंट को प्लेस करना है, या तो वो नॉर्थ में होगा, वेस्ट में होगा, इन पांचों जगहों में से एक जगह पे प्लेस करेगा. ठीक है. अब इसे क्रिएट कैसे करते हैं? इसे क्रिएट करते हैं बॉर्डर लेआउट. ये हमारा क्लास हो गया BL न्यू बॉर्डर लेआउट. ठीक है, जैसे हम बेसिकली क्लास से ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, हम वैसे ही इसे क्रिएट करेंगे. बट अगर हम इसमें पैरामीटर्स डालना चाहें तो हमारा पहला पैरामीटर होगा इंट वी गैप, वर्टिकल गैप, एंड इंट एच गैप, हॉरिजॉन्टल गैप. ठीक है. इसमें हमें ये ध्यान में रखना है कि ये हमारा जो कंटेनर है इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, जो कि है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंटर, और इसमें हर एक जगह एक कंपोनेंट आ सकता है. ठीक है. सो ये हो गया हमारा बॉर्डर लेआउट. अब हम आ गए अपने फ्लो लेआउट पे. फ्लो लेआउट क्या करता है? Okay, this layout will display the components from left to right, from top to bottom. The components will always be displayed in the first line, and if first line is filled, these components are displayed on the next line automatically. Flow layout कुछ नहीं करता, एक सीक्वेंस मेंटेन करता है लेफ्ट से राइट. और क्या कर रहा है? पहला कंपोनेंट C1 यहाँ आ गया, तो दूसरा कंपोनेंट कहाँ आ जाएगा? इसके बगल में, राइट साइड पे, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं. ठीक है. तीसरा कहाँ आएगा? यहाँ पे. अब मान लो यहाँ पे जगह खत्म हो गई, यहाँ पे हमारा कंटेनर क्लोज हो रहा है. अब दूसरा कहाँ आएगा? चौथा आएगा नीचे. ओके, टॉप टू डाउन जाएगा, पांचवा आएगा इधर. सो बेसिकली एक लाइन मेंटेन करके रखेगा. ओके, जैसे 1 2 3. ठीक है, 3 यहाँ पे आ गया तो 4 नीचे चला गया.
फिर 5, फिर 6, ऐसे करते करते एक फ्लो मेंटेन रखेगा। ठीक है, और ये कैसे क्रिएट होगा? वैसे ही जैसे हमारी ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है क्लास से। फ्लो लेआउट F1 इज इक्वल्स टू न्यू फ्लो लेआउट। क्या है फ्लो लेआउट? यहाँ पे क्लास है, F1 यहाँ पे हमारा वेरिएबल है, न्यू कीवर्ड और फ्लो लेआउट। ओके, इसमें हम पैरामीटर डाल सकते हैं। क्या पैरामीटर डालेंगे? सबसे पहला पैरामीटर आएगा हमारा इंट अलाइन। ठीक है, अलाइन आएगा, फिर आएगा हॉरिजॉन्टल गैप, फिर आएगा वर्टिकल गैप। इसे याद करने की जरूरत नहीं है, बट मेन थिंग इज कि हाउ इट वर्क्स इन अ फ्लो, इट वर्क्स इन अ सीक्वेंस। अब आ गए अपने क्लाउड लेआउट इन जावा पे। Card layout. Okay, card layout represent a stack of cards displayed on a container. At a time, only one card will be visible, each containing only one component. अब ये क्या करता है? This works like a stack of card. जैसे ताश की गड्डी होती है, ये वैसे बिहेव करता है। तो हमारे पास हमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट विजिबल होगा, क्योंकि हमारी ताश की गड्डी में हमें एक ही कार्ड विजिबल होता है, आगे की साइड वाला। तो हमें वही विजिबल होगा, और एक कार्ड में जैसे एक ही कंपोनेंट होगा। A card layout object is a layout manager for container. It treats each component. ये हर एक component को treat करता है in a container as a card. तो हर एक component को ऐसा card treat करेगा, और card की एक गड्डी होगी, a stack होगा. Only one card is visible at a time and container act like a stack of card. तो जो हमारा container है, जो हमारी जो panel है, वो act करेगा as a cards, as a stack of cards. ठीक है, सो एक के पीछे एक जैसे। अगर हम इसमें मेथड्स भी देखें तो इसके मेथड्स भी थोड़े वैसे ही हैं। जैसे फर्स्ट कंटेनर, इट इज यूज्ड टू फ्लिप द फर्स्ट कार्ड ऑफ द गिवन कंटेनर, पहला कार्ड। ओके, लास्ट कंटेनर, पहला और लास्ट में आप एक्सेस कर सकते हो, बट आप बीच के एक्सेस नहीं कर सकते, तो आप लास्ट वाला दिखा सकते हो। इट इज यूज्ड टू फ्लिप द लास्ट कार्ड ऑफ द कंटेनर। नेक्स्ट, जैसे हमने पहला निकाला तो उसके बाद दूसरा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड टू फ्लिप द नेक्स्ट कार्ड ऑफ द गिवन कंटेनर। ओके, प्रीवियस, पहला वाला भी तो निकाल सकते हैं। इट इज यूज टू फ्लिप द प्रीवियस कार्ड ऑफ द कंटेनर। मतलब ये वर्क कर रहा है एक स्टैक ऑफ कार्ड्स की तरह, कि पहले ऊपर वाला दिखा सकते हैं, नीचे वाला दिखा सकते हैं। ऊपर वाला दिखा दिया तो फिर उसके नेक्स्ट वाला भी दिखा सकते हैं, और नेक्स्ट वाला दिखा दिया तो उसका प्रीवियस वाला भी दिखा सकते हैं, बट बीच में से कोई निकाल के नहीं दिखा सकते। ओके, until unless we know the particular name. So the container and card name. तो यहाँ पे specific card with a given name. ओके, स्पेसिफिक कार्ड सॉर्ट करके निकालेगा, ढूंढ के निकालेगा और फिर दिखाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाती है क्रिएशन ऑफ कार्ड लेआउट इन जावा। तो कार्ड लेआउट, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, न्यू कीवर्ड, और यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो पैरामीटर्स डाल सकते हो, इंट एच गैप, हॉरिजॉन्टल गैप एंड वर्टिकल गैप। फिर हमारे पास है ग्रिड लेआउट इन जावा। तो ग्रिड क्या होती है? ग्रिड होती है हमारी जो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स की जो लाइनें होती हैं, उनसे जो ग्रिड बनती है। तो लेआउट विल डिस्प्ले द कंपोनेंट्स इन द फॉर्मेट ऑफ रोज एंड कॉलम स्टैटिस्टिकली। तो मतलब जो भी उसने लाइंस बनाई हैं, रोज और कॉलम्स, उनके अकॉर्डिंग वो डिस्प्ले करेगा कंपोनेंट्स को। The container will be divided into a table of rows and columns, the intersection of a row and column, and every cell will contain only one component. अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि वो अपने कंटेनर को, जो भी उसका कंटेनर है, वो उसको रोज और कॉलम्स में डिवाइड कर देगा। जैसे हमने बना ली यहाँ पे रोज, ठीक है, और हम बना लेंगे कॉलम्स। और अब ईच सेल में, हर एक सेल में एक ही कंपोनेंट होगा। जैसे मान लो मैं कंपोनेंट C1 डालना है, तो C1 यहाँ पे आएगा, C2 यहाँ पे आएगा, कहीं भी आ सकता है, बट एक सेल के अंदर एक ही कंपोनेंट आएगा, एंड ऑल द सेल्स आर ऑफ इक्वल साइज। हर सेल इक्वल साइज का होगा। अकॉर्डिंग टू ग्रिड लेआउट मैनेजर, द ग्रिड कैन नॉट बी एम्प्टी। तो ग्रिड एम्प्टी नहीं हो सकती। क्रिएशन ऑफ अ ग्रिड लेआउट मैनेजर इन जावा। तो जावा कैसे क्रिएट करते हैं? ग्रिड लेआउट GL, न्यू कीवर्ड आएगा ग्रिड लेआउट, और इसमें क्या आएगा हमारे पास? इंट रोज, इंट कॉलम्स। ये हमारे पैरामीटर्स हैं कि हम रोज फिल कर सकते हैं, हम कॉलम दे सकते हैं, फिर हम वर्टिकल गैप और हॉरिजॉन्टल गैप दे सकते हैं। ठीक है, इजी। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पर, ग्रिड बैग लेआउट। अब ये क्या होता है? दिस इज सिमिलर टू ग्रिड लेआउट, बट इट इज अ लिटिल बिट मोर फ्लेक्सिबल।
So grid layout is a flexible layout manager that places the components in a grid of rows and columns. अब rows and columns यहाँ पे भी बनेंगे, but allowing the components to span multiple cells. जैसे यहाँ पे एक सेल में एक component जा रहा था, grid bag layout के अंदर मल्टीपल सेल्स में, मतलब हम उसका साइज बड़ा कर सकते हैं, उसका साइज छोटा कर सकते हैं, तो मल्टीपल सेल्स में आ सकता है हमारा एक कंपोनेंट। हमारा एक कंपोनेंट समझ सकता है कि जैसे 3-4 सेल की जगह लेके बैठा है, बड़ा सा कंपोनेंट बना रखा है हमने। ओके, एंड रीसाइज डायनामिकली बेस्ड ऑन द विंडो साइज। अब विंडो साइज अगर छोटा है तो एक सेल लेके बैठा है, विंडो साइज बड़ा कर दिया तो 3 सेल लेके बैठ गया। इट अरेंजेस कंपोनेंट्स इन अ ग्रिड बट रोज एंड कॉलम्स कैन हैव डिफरेंट साइजेस। तो रोज और कॉलम्स के साइज डिफरेंट हो सकते हैं। इट सपोर्ट्स अलाइनमेंट, स्पेसिंग, पैडिंग, रीसाइजिंग वेरी फ्लेक्सिबली। तो ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि हम इसमें अपने हिसाब से अपने कंपोनेंट्स को दे सकते हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं हमने क्या क्या स्टार्टिंग से। तो बॉर्डर लेआउट ये करेगा, ये हमारे जो कंटेनर है उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर देगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंटर में। अब यहाँ पे एक पोर्शन में एक कंपोनेंट आ सकता है। तो पहला हो गया हमारा बॉर्डर लेआउट। दूसरा हो गया हमारा फ्लो लेआउट। फ्लो लेआउट क्या करता है, सीधा लेफ्ट से राइट 1 2 3 4 सीक्वेंस में डालता है, और अगर यहाँ पे खत्म हो जाए स्पेस तो नीचे आ जाता है, नेक्स्ट रो पकड़ लेता है, फिर दोबारा 1 2 3 4 लेफ्ट से राइट करता रहता है। फिर आता है हमारा कार्ड लेआउट इन जावा। दिस वर्क्स लाइक अ स्टैक ऑफ कार्ड, एक ताशी की तरह बिहेव करता है। पहला दिखा सकता है, लास्ट दिखा सकता है, नेक्स्ट, प्रीवियस दिखा सकता है, और बीच में से कोई शो कर सकता है जिसमें हमारे पास कोई स्पेसिफिक नाम हो। ठीक है, दिस वर्क्स लाइक अ स्टैक ऑफ कार्ड। अब हमारे पास आ गया है ग्रिड लेआउट। ग्रिड लेआउट क्या करता है, ग्रिड लेआउट रोज बनाता है, कॉलम्स बनाता है, बट ये बहुत रिजिड होता है और एक सेल के अंदर एक ही कंपोनेंट आ सकता है, और ये ग्रिड एम्प्टी नहीं हो सकती। ठीक है, तो रोज और कॉलम्स, इसमें कौन से पैरामीटर्स होते हैं, इंट रोज, इंट कॉलम्स, वर्टिकल गैप और हॉरिजॉन्टल गैप। फिर आ जाता है हमारे अंदर ग्रिड बैग लेआउट। ग्रिड बैग लेआउट क्या करता है, ग्रिड बैग लेआउट होता है थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल। तो ये अलाउ करता है कंपोनेंट्स को टू रीसाइज डायनेमिकली बेस्ड ऑन द साइज ऑफ विंडो। विंडो अगर छोटी खुली है तो उसका साइज भी छोटा हो जाएगा, विंडो बड़ी खुली है तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा, और ये अलाउ करता है कंपोनेंट्स को कि वो एक से ज्यादा सेल ले सकें। और रोज का और कॉलम्स का साइज डिफरेंट हो सकता है, अलाइनमेंट सपोर्ट करता है, स्पेसिंग, पैडिंग, रीसाइजिंग सब कुछ सपोर्ट करता है, बहुत सारा फ्लेक्सिबल होता है। तो ग्रिड बैग लेआउट। ओके, अब हम आ गए हैं अपने स्विंग पैकेज पर। स्विंग पैकेज क्या करता है, स्विंग पैकेज क्या होता है, तो जो AWT था हमारा, ओके, उसके बाद आया हमारा स्विंग पैकेज। स्विंग पैकेज इज अ पार्ट ऑफ जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज्ड टू क्रिएट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ही हेल्प करता है, बट इट इज बिल्ड ऑन AWT एंड इज मोर पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल। ये AWT पे बना है तो सारे इसके AWT के फीचर्स तो इसमें होंगे ही, अच्छे फीचर्स होंगे, पार और ये ज्यादा पावरफुल होगा और ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा। ओके, अब ये है लाइट वेट कंपोनेंट्स ड्रॉन बाय जावा, नॉट OS नेटिव। तो ये OS नेटिव नहीं होता, मतलब जो बटन मुझे यहाँ दिख रहा है वही बटन मुझे विंडोज पे दिखेगा, मैक पे दिखेगा, लिनक्स पे दिखेगा, नो मैटर व्हाट। दूसरी चीज, प्लगेबल लुक एंड फील, कैन चेंज UI अपीयरेंसेस। तो UI की अपीयरेंस चेंज कर सकता है। मॉडल व्यू कंट्रोलर, MVC आर्किटेक्चर होता है। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, सो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग होती है। तो ये इसके कुछ की फीचर्स हैं, और हम इस एक बार ही आ जाते हैं, देख लेते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। तो AWT और जावा में क्या डिफरेंस है, तो AWT होती है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट, और स्विंग होती है, स्विंग इज अ पार्ट ऑफ जावा फाउंडेशन क्लास। इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं होती क्योंकि स्विंग खुद में एक वर्ड है। तो जावा डॉट AWT होता है इसका पैकेज, और जावा एक्स डॉट स्विंग होता है इसका पैकेज। तो ये हैवी वेट होता है थोड़ा, वैसे ये लाइट वेट होता है, बट अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम, क्योंकि ये नेटिव OS यूज करता है। ठीक है, द थिंग इज कि नेटिव OS यूज करता है, ये OS के अकॉर्डिंग बदलता रहेगा। दैट्स व्हाई स्प्रिंग इज सेड टू बी अ लिटिल बिट लाइट वेट एंड ड्रॉन बाय जावा एंड इट इज मोर पोर्टेबल। ये OS डिपेंडेंट है, वेरी करता है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। प्लगेबल लुक फील, प्लगेबल लुक एंड फील कैन मिमिक एनी OS एंड कस्टम स्टाइल्स। ओके, अब जो इसका आर्किटेक्चर है वो स्ट्रिक्ट नॉन स्ट्रिक्टली MVC है, बट ये जो है ये फॉलो करता है MVC को, MVC आर्किटेक्चर को, मॉडल व्यू कंट्रोलर को। थोड़े थोड़े से एग्जांपल्स, थोड़े थोड़े से पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। ओके, तो ये हार्ड टू कस्टमाइज होता है AWT, और ये इजियर टू कस्टमाइज होता है।
कुछ नहीं है, इसमें बटन, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, फ्रेम यूज होगा, तो इसमें जे बटन, जे लेबल, जे टेक्स्ट फील्ड, जे फ्रेम यूज होगा, जे लगा दिया बस आगे। ओके, ओल्डर है, लेस कंसिस्टेंट है, इम्प्रूव्ड है और मोर कंसिस्टेंट है। ओके, ये भी सपोर्टेड है और ये भी सपोर्टेड है लेआउट मैनेजर से, सेम एज स्विंग बट एड्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी, तो स्विंग ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ओके, स्लाइटली फास्टर, यूजेस ओएस रेंडरिंग, और स्लाइटली स्लोअर, यूजेस जावा रेंडरिंग बट नेग्लिजिबल इन मॉडर्न सिस्टम्स, तो मॉडर्न सिस्टम में थोड़ा नेग्लिजिबल होता है बट ये थोड़ा सा स्लो होता है एज कम्पेयर टू AWT। अब हम बात कर रहे हैं हमारी इवेंट हैंडलिंग की। तो हमने बहुत देखा इवेंट इवेंट इवेंट, व्हाट इज इवेंट एंड व्हाट इज इवेंट हैंडलिंग। तो इवेंट क्या होता है? द चेंज इन स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज इवेंट। मान लीजिए मेरे पास था एक बटन, ओके, दिस इज माय बटन, तो मैंने इसे क्लिक किया, मैंने इसे क्लिक किया तो कुछ हुआ, कुछ कोड रन हुआ, कुछ बैकएंड में कुछ तो हुआ, उसे हम कहते हैं इवेंट। जब भी मैं कोई चीज क्लिक करती हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने क्लिक किया बटन को, ठीक है, तो कुछ ना कुछ इसके बैकएंड में कुछ कुछ मेथड्स रन होने स्टार्ट हो गए, इसे हम कहते हैं इवेंट, क्योंकि ये चेंज कर रहा है हमारे ऑब्जेक्ट की स्टेट को। जब तक मैंने इसे टच नहीं किया था, जब तक मैंने इसे क्लिक नहीं किया था, तब तक इसकी स्टेट में कुछ भी चेंज नहीं था, बट जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया तो कुछ कुछ मेथड्स चलने लग गए और इसकी स्टेट में चेंज आ गया। इवेंट डिस्क्राइब्स द चेंज एज अ स्टेट ऑफ सोर्स। अब स्टेट ऑफ सोर्स क्या होता है? स्टेट सोर्स होता है हमारा बटन, जो भी मैंने क्लिक किया जिससे पता चला कि भाई अब ये मेथड्स रन करने हैं, तो दिस इज कॉल्ड सोर्स। ओके, इवेंट आर जनरेटेड as a result of user interaction with graphical user interface components। तो इवेंट्स कब जनरेट किए जाते हैं? इवेंट कब स्टार्ट होते हैं? इवेंट स्टार्ट तब होते हैं जब जो यूजर होता है वो अपने GUI के साथ, जो अपना यूजर इंटरफेस होता है उसके साथ इंटरेक्ट करता है, उसे क्लिक करता है, कुछ टाइप करता है, कुछ सेंड करता है। तो कैसे कैसे हो सकते हैं इवेंट्स? क्लिकिंग ऑन अ बटन, मूविंग द माउस, एंटरिंग द कैरेक्टर थ्रू अ कीबोर्ड, ये सब हमारे हो सकते हैं इवेंट्स। सिलेक्टिंग एन आइटम फ्रॉम दैट लिस्ट, स्क्रोलिंग डाउन, ऑल कॉजेज इवेंट टू हैपन। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो इवेंट को हैपन करा रही होती हैं। हम कुछ भी करते हैं अपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे, तो उससे एक इवेंट जनरेट होता है, उससे एक इवेंट, उससे कोई ना कोई मेथड यूज हो रहा होता है पीछे। अब बात करते हैं AWT इवेंट की। AWT इवेंट क्या होता है? AWT event in Java is an object that represents the user interaction with a graphical user component। कुछ नहीं है, सेम थिंग है। AWT एक ऑब्जेक्ट है जावा में जो रिप्रेजेंट करता है यूजर इंटरेक्शन विद GUI कंपोनेंट। इट टेल्स द प्रोग्राम व्हाट हैपेंड, लाइक a button was clicked, a key was pressed, a mouse was moved। इवेंट इन जनरल, तो बेसिकली अब ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि इवेंट जो है ये एक ब्रॉड टर्म है और ये यूज करी जाती है ऑल अक्रॉस द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड फ्रेमवर्क्स। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फ्रेमवर्क में यूज हो सकती है, जबकि जो AWT इवेंट होता है वो होता है स्पेसिफिक टू जावा। और ये जब जावा के AWT पैकेज में कोई इवेंट होगा तो उसे हम कहेंगे AWT इवेंट। मगर इवेंट, जो नॉर्मल इवेंट है, वो जनरलाइज टर्म है, वो किसी भी फ्रेमवर्क में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकती है, एंड इट रेफर्स टू अ जनरेटेड। ठीक है, AWT पैकेज में होगा तो AWT कंपोनेंट्स के द्वारा होगा। सिंपल सी बात है, अगर AWT पैकेज में हो रहा है तो AWT इवेंट है, मगर अगर जनरली हो रहा है तो इवेंट है। इस तरह से समझ सकते हैं कि इवेंट जो है ये थोड़ी बड़ी क्लास है, हमारी पेरेंट क्लास है। क्लास का मतलब यहाँ पे सेट बता रही हूँ मैं, ठीक है, सेट। और जो हमारा AWT इवेंट है ये इसका सबसेट है, ठीक है। AWT in general, an event is any action or occurrence that happens during the execution of program. It can be anything like mouse click, key press, timer tick, or even a system notification. Events are a part of general concept in event-driven programming. Okay, AWT event is a specific type of event that occurs in Java AWT applications. These are related to user interactions with AWT GUI components. ओके, AWT यूज हो रहा है तो AWT के ही GUI कंपोनेंट्स यूज होंगे। प्रोवाइड करता है इवेंट क्लासेस को और लिसनर इंटरफेसेस को टू हैंडल दीज इवेंट्स। तो इवेंट हैंडलर क्या होता है? इवेंट हैंडलर इज द मेथड और द ब्लॉक ऑफ कोड that gets executed when an event
occurs. तो जब मैंने ओके किया तो कुछ कुछ मेथड्स पीछे चले, वो मेथड की जो ब्लॉक है हम उन्हें कहते हैं इवेंट हैंडलर. Okay, or what is event handling? Event handling is a mechanism that controls the event and decides what should happen if the event occurs. तो ये एक मैकेनिज्म है कि जो डिसाइड करेगा कि अगर यूजर ने इसे क्लिक किया तो क्या होगा, तो कौन सा कोड रन होगा. दिस मैकेनिज्म हैव कोड विच इज नोन एज इवेंट हैंडलर. तो इसी मैकेनिज्म के अंदर आता है इवेंट हैंडलर दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन एन इवेंट ऑकर्स. तो जब भी कोई इवेंट होगा, मान ली मैंने क्लिक किया, मैंने एक बटन पे क्लिक किया, तो ये क्लिक करना इज एन इवेंट. और जब मैंने क्लिक किया तो इसके पीछे कुछ मेथड चले, कुछ फंक्शन चले, वो जो प्रोसेसेस कंप्लीट हुए वो होता है इवेंट हैंडलर. इवेंट हैंडलर आर द ब्लॉक ऑफ कोड्स, जो ब्लॉक ऑफ कोड्स जो लिखा हुआ है कि जब क्लिक होगा तब ये रन करने हैं, दोज आर इवेंट हैंडलर्स. ठीक है, अब हमारे पास जो जावा में होता है, जावा में होता है डेलीगेशन इवेंट मॉडल. ये क्या होता है? The delegation event model is a mechanism in Java uses to handle GUI applications like AWT और Swing. So ये एक मैकेनिज्म है जावा में जो हैंडल करता है इवेंट्स को. ठीक है, ये एक मॉडल है बेसिकली डेलीगेशन इवेंट मॉडल. इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलीगेटिंग द टास्क ऑफ हैंडलिंग एन इवेंट टू सेपरेट ऑब्जेक्ट कॉल्ड लिसनर. तो क्या होता है, अब हम इसमें इवेंट को जो हैंडल करने का जो टास्क है, एक ये सेपरेट ऑब्जेक्ट को देते हैं जिसे हम कहते हैं लिसनर. तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं, सोर्स और लिसनर. तो जो सोर्स होता है, सोर्स इज अ जीयूआई कंपोनेंट. सोर्स कोई भी एक कंपोनेंट हो सकता है, कोई बटन हो सकता है, कोई चेकबॉक्स हो सकता है, कोई विंडो हो सकता है, जो जनरेट करता है इवेंट को. When a user interacts with the component, it creates an event object. This object is then passed to a registered listener. ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी ये सोर्स के साथ हम इंटरैक्ट करते हैं तो क्या होता है, इवेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है. ये इवेंट ऑब्जेक्ट पास कर दिया जाता है रजिस्टर्ड लिसनर को. मतलब हर एक सोर्स के साथ उसका एक पर्टिकुलर लिसनर रजिस्टर्ड होगा और जो ये इवेंट ऑब्जेक्ट है ये उस लिसनर को पास कर दिया जाएगा. A listener is an object that waits for an event and handles it. तो ये हैंडल करता है. तो लिसनर हमारा बेसिकली क्या होता है, इवेंट हैंडलर होता है. It is created by implementing a listener interface. The listener contains an event handler methods. तो लिसनर ही हमारा इवेंट हैंडलर होता है और ये इवेंट हैंडलर मेथड्स क्रिएट कंटेन करता है जो एग्जीक्यूट होते हैं व्हेन इवेंट अकर्स. तो जब भी इवेंट होता है इसी के अंदर होते हैं वो मेथड्स जो एग्जीक्यूट होने होते हैं. ओके, तो अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इस डेलीगेशन इवेंट मॉडल के बेनिफिट्स क्या होते हैं. तो पहला बेनिफिट तो ये होता है कि इवेंट सोर्स जो यूआई कंपोनेंट है और जो इवेंट हैंडलर है जो हमारा लॉजिक है वो सेपरेटेड रहते हैं. कैसा दिखेगा, वो सेपरेटेड रहेगा, क्या होगा उससे. ठीक है, इट मेक्स द कोड मोर मॉड्यूलर एंड इजी टू मेंटेन. और ये कोड मॉड्यूलर बना देता है और इजी टू मेंटेन कर देता है. Okay, so to handle an event, the source must be registered with a listener. Java provides specific methods for registering listeners on the base of type of event. तो type of event के अकॉर्डिंग हमारे पास different listeners होते हैं. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, Java provides a variety of event classes corresponding to their listener interfaces. ठीक है, अभी जैसे हमारे पास ये टेबल है तो इसमें हमारे पास इवेंट क्लास है और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग लिसनर इंटरफेस है. ठीक है, जैसे एक्शन इवेंट है तो एक्शन लिसनर होना चाहिए. एन इवेंट दैट इंडिकेट्स दैट अ कंपोनेंट डिफाइंड एक्शन अकर्ड इन लाइक अ बटन क्लिक और सिलेक्टिंग एन आइटम फ्रॉम द मेन्यू लिस्ट. मतलब कि कोई एक्शन हुआ है जो कंपोनेंट डिफाइंड है, जैसे किसी कंपोनेंट के ऊपर एक्शन हुआ है, जैसे बटन क्लिक हुआ है या फिर मेन्यू लिस्ट में कोई आइटम टिक हुआ है. ठीक है, फिर हम आते हैं एडजस्टमेंट इवेंट पे, एडजस्टमेंट लिसनर. तो एडजस्टमेंट इवेंट इज एमिटेड बाय एडजस्टेबल ऑब्जेक्ट्स लाइक स्क्रॉल बार. तो स्क्रॉल बार से ऊपर या नीचे जब हम करते हैं तो वो एडजस्टमेंट लिसनर और एडजस्टमेंट इवेंट के अंदर आता है. ऐसे हमारे पास बहुत सारे इवेंट है, तो जो मेन हमारे पास है वो है एक्शन इवेंट, एक्शन लिसनर. ठीक है, फोकस इवेंट, फोकस लिसनर, की इवेंट, की लिसनर और माउस इवेंट, माउस लिसनर. ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं सबको. कंपोनेंट इवेंट क्या करता है, कंपोनेंट इवेंट, कंपोनेंट लिसनर, an event that indicates that the component has moved, the size is changed or changed its visibility. Very self-explanatory. Container event
or container listener. When a component is added to a container or removed from it, then this event is generated by a container object. ठीक है, अब क्या आ गया फोकस इवेंट और फोकस लिसनर. फोकस रिलेटेड चीजों के लिए जब हम जिसमें जब कोई कंपोनेंट फोकस गेन करता है या लूज करता है, विच इंक्लूड्स फोकस, फोकस इन, फोकस आउट एंड ब्लर. ठीक है, आइटम इवेंट, आइटम लिसनर. इन इवेंट दैट इंडिकेट्स वेदर एन आइटम वाज सिलेक्टेड और नॉट. की इवेंट और की लिसनर, तो ये की है तो कीबोर्ड से रिलेटेड है. एन इवेंट दैट अकर्स ड्यू टू अ सीक्वेंस ऑफ की प्रेसेस ऑन कीबोर्ड. माउस इवेंट और माउस लिसनर और माउस मोशन लिसनर. इवेंट दैट अकर ड्यू टू यूजर इंटरेक्शन विद माउसेस, जैसे कि डेवलपिंग, जैसे कि पॉइंटिंग अ डिवाइस. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास माउस व्हील इवेंट आ जाते हैं, टेक्स्ट इवेंट आ जाते हैं, विंडो इवेंट. This is important. Window event and window listener. An event which indicates whether a window has changed its status or not. ठीक है, अब आ जाते हैं अपने important questions पे. हमारा सबसे पहला important question है, what is multithreading in Java? ठीक है, ये हमने पढ़ा है. What is the difference between process and thread? ये भी हमने पढ़ा है. Advantages of multithreading, ये भी हमने पढ़ा है. ठीक है, we need to remind what are these. मल्टी थ्रेडिंग जब बहुत सारे थ्रेड्स इकट्ठे एग्जीक्यूट हो रहे थे, प्रोसेस एक हायर यूनिट होती है, थ्रेड एक लोअर यूनिट होती है. एडवांटेजेस ऑफ मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं कि जल्दी जल्दी प्रोसेस हो जाता है, पैरेललिज्म, कॉन्करेंसी. ठीक है, और हमारे पास क्या है, हाउ कैन यू क्रिएट अ थ्रेड इन जावा. हमने ये दोनों मेथड किए हैं, एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास और इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस. विच इवेंट इज यूज टू स्टार्ट अ मेथड. स्टार्ट थ्रेड dot start. Can we call run method directly from instead of a start method? What happens? So हाँ, हम run method को directly call कर सकते हैं. Yes, you can call the run directly, but it won't start a new thread. आप call तो कर दोगे, but एक thread start नहीं होगा. Okay, what is the life cycle of thread in Java? हमने life cycle ऊपर पढ़ी है. What is race condition? We have studied this. ठीक है, what are deadlocks? How can you prevent them? Synchronize keyword का use करके, explicit locks लगाकर. What is thread safe class? Okay, so what is a thread safe class? A thread safe class is the one that allows multiple threads to access and modify its data and methods concurrently without causing any data corruption, race condition और unexpected behavior. तो मतलब जो भी हमारी दिक्कतें हो रही थी वो सब दिक्कतें नहीं होंगी इस क्लास के अंदर, इसलिए दिस इज कॉल्ड अ थ्रेड सेफ क्लास. और इसमें क्या होगा, इसमें सारे मेथड्स कंकरेंटली यूज होंगे और बहुत सारे थ्रेड्स उसे इकट्ठे यूज कर पा रहे होंगे. व्हाट इज अ वॉलेटाइल कीवर्ड. volatile keyword क्या होता है. volatile keyword ensures that any changes to a volatile variable are immediately visible to all the threads. तो मतलब अगर मान लो जो मेरा हमारी जो रेस कंडीशन थी कि दोनों ने सेम जगह पढ़ लिया था, बट अगर मैं उसे नोटिफाई कर दूं, अगर थ्रेड 1 थ्रेड 2 को नोटिफाई कर दे कि भाई अब मैं इसे चेंज कर रहा हूँ, अब इसकी वैल्यू ये 100 नहीं है 101 हो गई है, मैंने इसे ऐड कर दिया है, और मैं ये थ्रेड 2 को बता दूं, तो थ्रेड 2 को समझ में आ जाएगा कि भाई जो थ्रेड 2 जो मेरा +1 था वो नहीं हुआ, बट इसने अपना +1 कर दिया, तो वो अब नए वाले वेरिएबल पे प्लस करेगा. ठीक है, अब आता है डिफरेंस बिटवीन वेट, नोटिफाई एंड नोटिफाई ऑल. तो आ जाते हैं इस पर डिफरेंस पे. ठीक है, तो डिफरेंस क्या है. वेट क्या करता है, वेट क्या करता है, पॉज कर देता है अ थ्रेड्स एग्जीक्यूशन. वेट करता है, पॉज कर देता है थ्रेड के एग्जीक्यूशन को, रोक देता है. रिलीजिंग द लॉक ऑन देन ऑब्जेक्ट. अगर लॉक लगा होता है, अगर थ्रेड उसे होल्ड कर रहा होगा तो उसका लॉक छुड़वा देगा, रिलीज कर देगा. ठीक है, द थ्रेड रिमेन्स इन अ वेटिंग स्टेट अंटिल द थ्रेड another thread calls notify or notify all on the same object. तो तब तक वो वेटिंग कंडीशन में ही रहेगा जब तक नोटिफाई या नोटिफाई ऑल नहीं होगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर. ठीक है, फिर आ जाता है स्लीप. स्लीप क्या होता है, स्लीप होता है पॉज ऑन अ थ्रेड एग्जीक्यूशन. थ्रेड एग्जीक्यूशन रुक जाता है, बट एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए, एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, जैसे 5 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड. द थ्रेड रिमेन्स इन अ नॉन रनेबल स्टेट फॉर द गिवन टाइम. तो उस पर्टिकुलर टाइम के बाद वो अपने आप चलने लग जाएगा, बल्कि जब वेट में हमको वेट करना पड़ेगा कि नोटिफाई या नोटिफाई ऑल आए. ठीक है, फिर आता है नोटिफाई. वेक्स अप वन थ्रेड दैट इज वेटिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट. तो वो नोटिफाई करता है, एक थ्रेड को वेकअप कर देता है कि भाई उठ जाओ, काम पे लग जाओ, जो उस ऑब्जेक्ट पे वेट कर रहा होगा, वेटिंग स्टेट में होगा. और नोटिफाई क्या कहता है, नोटिफाई ऑल.
सारे थ्रेड्स को उठा देता है जो वेट कर रहे होंगे उस ऑब्जेक्ट पे, फिर जौन से थ्रेड ने पहले पकड़ा उसको वो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। वेट क्या करता है, पॉज कर देता है थ्रेड का एग्जीक्यूशन, और तब तक पॉज रखता है जब तक नोटिफाई या नोटिफाई ऑल कॉल नहीं किया जाता। ये स्लीप क्या करता है, स्लीप भी पॉज कर देता है बट एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए करता है, उसके बाद वो अपने आप चल देता है। नोटिफाई क्या करता है, नोटिफाई वेकअप कर देता है उस पर्टिकुलर थ्रेड को जो वेट कर रहा है ऑब्जेक्ट पे, और नोटिफाई ऑल क्या करता है, सारे थ्रेड्स को वेकअप कर देता है जो वेट कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट पर,